मॉन्स्टर्स का अर्थ पर पोर्टल्स के जरिए इन्वेड करना तो नॉर्मल है, लेकिन क्या हो अगर आपका पूरा शहर ही किसी दूसरी दुनिया में एक चेस पीस की तरह भेज दिया जाए? गॉड्स दुनिया की पॉपुलेशन के साथ गेम खेल रहे हैं ताकि स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप्स ढूंढ सकें और मोस्ट रेजिस्टेंट रेसेस फाइंड करने के लिए पूरे रीजन्स को चेस पीसेस की तरह आपस में टकरा रहे हैं। एक पूरी ऑक्स की ट्राइब वर्सेस सोल, साउथ कोरिया शिकागो वर्सेस टोक्यो। इंसानों के लिए चीजें फेयर रखने के लिए जब टेस्ट शुरू हुआ तो सबको 100 फेस डाइस रोल करके एक टैलेंट अवेकन करने का चांस मिला, लेकिन ये एक विशियस डाइस था जिसमें हायर नंबर्स आने के चांसेस लगातार कम होते थे। 100 आना तो इम्पॉसिबल माना जाता था, लेकिन एक रैंडम बंदे ने 100 हिट कर दिया और उसके साथ उसे सर्वर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेकिन सबसे डेंजरस आइटम मिल गया जिसे ग्रीड बुक कहते थे। ये उसको अपने रीजन के सभी लोगों के पॉइंट्स चुराने की एबिलिटी देता था। थियोरेटिकली ये अच्छा था क्योंकि उसके रीजन में एक अब्सर्डली स्ट्रॉन्ग पर्सन हो सकता था जो सबको कैरी करे, लेकिन ऑफ कोर्स चीजें इतनी स्मूथ नहीं होने वाली थी क्योंकि एट द सेम टाइम इसका मतलब था कि उसकी एग्जिस्टेंस सबको लेवल अप करने के लिए पॉइंट्स के क्रम्स तक लिमिट कर रही थी। तो उसे न सिर्फ सबको बचाना था बल्कि सब उसके होर्डिंग की वजह से उससे नफरत भी करते थे। तो ये एक ऐसी स्टोरी है कि कैसे कोई दुनिया की सबसे ग्रीडिएस्ट स्किल यूज करके गॉड्स को भी उनके ही गेम में आउटप्ले करता है, जबकि पूरी प्लैनेट उससे नफरत करती है। ऑफ कोर्स हमारे पास ये ब्यूटीफुल बेबी डॉल है, कुछ क्रेजी और फार्मिंग मोमेंट्स और नाइस फाइट्स हैं। तो लेट्स गो। ये एक नॉर्मल क्वाइट दिन के रूप में शुरू हुआ। कुछ लड़के हैंग आउट कर रहे थे और मेन कैरेक्टर हेडफोन्स लगाए हुए आता है। किसी ने ये आते हुए नहीं देखा था। फिर जब वो चल रहा होता है जमीन अचानक उसके नीचे से फट जाती है। वो कंप्लीटली कंफ्यूज्ड है। वो दिन कभी भुलाया नहीं जाएगा। एक ब्लाइंडिंग लाइट फ्लैश होती है और लोग पैनिक करते हैं, ये सोचकर कि ये कोई टेरर अटैक या अर्थक्वेक है, लेकिन ये उनकी नॉर्मल लाइफ का एंड था। पूरा शहर एक अजीब सी ब्लू लाइट में स्वॉलो हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट उस ग्लेयर से अपना फेस शील्ड करता है, फिर कुछ ऐसा नोटिस करता है जो उसे रोक देता है। वो एक क्लिफ के एज पर खड़ा है। वो बस यही पूछ पाता है कि ये क्या हो रहा है। उसका सिर दर्द करता है और उसके पीछे क्राउड भी उतना ही डरा हुआ और कंफ्यूज्ड है। वो सोचता है कि क्या ये वेब नॉवेल्स की तरह कोई डायमेंशन जंप है, लेकिन वो बता नहीं सकता कि ये रियल है जब तक कि सिस्टम विंडो सबके सामने अपीयर नहीं होती। एक अनाउंसमेंट कहती है कि गेम शुरू हो गया है और उन सबको अपना डाइस रोल करने को कहती है। उसे कोई आइडिया नहीं है कि ये किस तरह का गेम है या इस मैसेज का क्या मतलब है। फिर एक औरत चिल्लाती है और ऊपर की तरफ इशारा करके सबको देखने को कहती है। वो ऊपर देखता है और फ्रीज हो जाता है। आसमान से एक जायंट डाई गिर रहा है जिसके टॉप पर 3 है। सिस्टम अपडेट होता है। पॉन 8 आगे 3 स्पेसेस मूव करेगा। उनके आगे एक रास्ता खुलता है। फिर एक ह्यूज बेस जिसमें नंबर 8 मार्क किया गया है अपीयर होता है और एरिया में स्ट्रॉन्ग मैजिक सर्ज होता है। कोई चिल्लाता है कि शहर मूव कर रहा है, जबकि एक डरा हुआ बच्चा अपनी मां से चिपका रहता है। तब प्रोटैगनिस्ट को समझ आना शुरू होता है। उन्हें एक गेम में ड्रैग किया गया है, लेकिन वो प्लेयर्स नहीं है, वो पॉन्स है। तो प्लेयर्स वही होने चाहिए जो डाइस रोल कर रहे हैं और उन्हें मूव कर रहे हैं। शहर झटके से 3 स्पेसेस आगे बढ़ता है, फिर रुक जाता है और उसे रियलाइज होता है कि शहर खुद ही पॉन है। लेकिन अगर प्लेयर को सिर्फ एक पॉन चाहिए था तो शहर में रहने वाले सभी लोगों को क्यों लाया गया? एक और सिस्टम मैसेज अपीयर होता है। इसमें लिखा है कि वो एक डिफेंस जोन में एंटर कर चुके हैं और डिफिकल्टी और डिफेंस टाइम सेट किया जा रहा है। डिफिकल्टी लेवल 1। डाई दोबारा रोल होता है और 1 पर लैंड करता है। दूसरा डाई 3 पर लैंड करता है। डिफेंस टाइम 3 डेज। फिर एक और अनाउंसमेंट अपीयर होता है। शहर के चारों तरफ एक डोम फॉर्म होता है और जमीन अचानक से ऊपर उठने लगती है। सब स्टन्ड हैं और किसी को कोई क्लू नहीं है कि क्या हो रहा है। फिर सिस्टम कहता है कि डिफेंस मिशन जल्द ही शुरू होगा और अगर चारों बेसिस डिस्ट्रॉय हो गए तो गेम खत्म हो जाएगा। शहर में 4 जगहों को बेसिस के रूप में मार्क किया गया है। अगर ऐसा होता है तो पॉन मर जाता है। प्रोटैगनिस्ट तुरंत सोचता है कि क्या इसका मतलब है कि वो सब भी मर जाएंगे, और क्राउड पैनिक करना शुरू कर देती है। वो शांति से अपने हेडफोन्स उतारता है। सीन क्रिएट करने से कोई मदद नहीं मिलेगी, और अगर किसी को चीजें समझाने का इरादा होता तो वो पहले ही कर चुके होते। तो वो अनाउंसमेंट्स पर फोकस करता है। एक नया अनाउंसमेंट हर सिटीजन को अपना डाइस रोल करने को कहता है। रिजल्ट उनकी क्लास डिसाइड करेगा। वो देखता है कि एक 100 साइडेड डाई अपीयर होता है। फिर कोई अचानक चिल्लाता है कि कुछ आ रहा है, और ये ऑब्वियसली हेल्प की तरह तो नहीं लग रहा। मॉन्स्टर्स की एक ह्यूज होर्ड तेजी से उनकी तरफ आ रही है और सब भागना शुरू कर देते हैं। मॉन्स्टर्स क्राउड से टकराते हैं और तेजी से पकड़ लेते हैं। प्रोटैगनिस्ट भी भागता है, जबकि कोई भी जो बहुत स्लो होता है चीर फाड़ दिया जाता है। क्रीचर्स कोई मर्सी नहीं दिखाते। जल्द ही शहर ब्लड से कवर हो जाता है। फिर प्रोटैगनिस्ट को रियलाइज होता है कि इंसान पॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ क्यों है। मॉन्स्टर्स शहर को इन्वेड कर रहे हैं और उसके लोगों पर अटैक कर रहे हैं। उन्हें शहर को पॉन को डिफेंड करना है ताकि ये गोल की तरफ मूव करता रहे। ये सच में एक डाइस गेम है जो ऐसे बीइंग्स चला रहे हैं जो गॉड्स या डीमंस भी हो सकते हैं। मॉन्स्टर्स शहर में घुसते हैं। बहुत से पहले ही मर चुके हैं, लेकिन और आ रहे हैं। फिर उनमें से एक के पीछे एक औरत अपीयर होती है। वो फ्लेम से कवर एक ह्यूज एक्स कैरी कर रही है। वो स्विंग करती है और मॉन्स्टर्स पीछे ब्लास्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं और टूट जाते हैं। सब बस देखते रहते हैं। ये एक प्लेयर कैरेक्टर है। उसका नाम गोहू है, लेवल 1। उसकी क्लास ऑर्डिनरी सिटीजन है और उसका वेपन एक लेजेंडरी स्पीयर है जो इंपीरियल फ्लेम ड्रैगन की पावर को बोरो करता है। व्हाइट हेड औरत इंजर्ड लोगों को नमन टावर जाने के लिए चिल्लाती है। पुलिस और मिलिट्री एक डिफेंस लाइन बना रहे हैं और सबको अपना डाइस रोल करना होगा। एक आदमी पूछता है कि क्या उसका मतलब उस अजीब 100 साइडेड डाइस से है। वो पलट कर कहती है कि रोलिंग उन्हें नंबर के बेसिस पर गियर देगी। अगर ये कॉमन ग्रेड है तो पीछे हटो, अगर ये मैजिकल या बेटर है तो फाइट करो। तो लोग रोल करना शुरू कर देते हैं। जैसा उसने कहा था, उनके हाथों में वेपन्स अपीयर हो जाते हैं और मॉन्स्टर्स तेजी से आते हैं। क्राउड फिर से पैनिक करती है
और वो उन्हें अपने वेपन्स यूज करने के लिए चिल्लाती है। उस दिन ऑर्डिनरी लाइफ को छीन लिया गया था और कंप्लीटली किसी और चीज से रिप्लेस कर दिया गया था। न्यू ईयर के पहले दिन काउंटलेस लोग मारे गए। गोहू ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत से फाइट की। बस वैसे ही हीरोज पैदा हुए। प्रोटैगनिस्ट उन लोगों में से एक था जो उन पहले दिनों में सर्वाइव कर गए थे। वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन था। उसका नाम YUL चॉय था। पॉन 8 के टर्न पर उसने अपना 100 साइडेड डाई रोल किया। ये स्पिन हुआ और 100 पर लैंड किया। उस मोमेंट वो कोई अलग बन गया, कोई ऐसा जिसे दुनिया जल्द ही एब्सोल्यूट ट्रैश के रूप में जानने वाली थी। फिर सिस्टम ने उसे एक मैजिकल टेक्स्ट दिखाया। उसे डीमन किंग ऑफ सॉवरेंटी बनने के लिए चुना गया था। द बुक ऑफ क्रान, एक मिथिकल ग्रेड मैजिक टेक्स्ट उसके सामने अपीयर हुआ और डीमन किंग क्रान की लाइब्रेरी खोल दी। ये यूजर को आइटम लोकेशंस, सीक्रेट इवेंट्स, मॉन्स्टर डेटा, मैप्स, ऑब्जेक्टिव्स, ऑलमोस्ट सब कुछ देखने की इजाजत देता है। जैसे ही मिशन शुरू होता है, बुक YUL के सामने खुल जाती है। फिर ये एक और डिटेल रिवील करती है। क्रान एक इनकारनेशन है जिसमें मोनोपोलाइजिंग डिजायर है। इसका मतलब है कि बुक से मिली नॉलेज के थ्रू अर्न कोई भी रिवॉर्ड सीधा बुक के ओनर के पास जाता है और वो ओनर वो है। डिफेंस मिशन शुरू होने के 3 इयर्स बाद 3120 लोग मर चुके थे और 7023 क्रिटिकली हर्ट थे। 4 बेसिस में से एक पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका था। हाफते हुए ह्यू कहती है कि ये फाइनली ओवर हो गया है। लोग चीयर करते हैं। वो वेव में सर्वाइव कर गए। फिर एक मिलिट्री ट्रक पहुंचता है। ये कोरियन आर्मी है। सोल्जर्स बाहर निकलते हैं और सिविलियंस और वुंडेड को चढ़ने को कहते हैं। उन्हें नमन टावर भेजा जा रहा है। एक सोल्जर हजू को उस सब के लिए थैंक यू कहता है जो उसने किया, लेकिन वो इसको अवॉइड करती है। वो कहता है कि जो टाइम उसने खरीदा उससे पुलिस और आर्मी को ऑर्गेनाइज होने का मौका मिला और अब उन्हें दूसरे जोन्स में भेजा जा रहा है। ये कुजा इयॉन है, लेवल 1 क्लास ऑर्डिनरी सिटीजन। उसने हेल्म ऑफ हेल्डन पहना है, एक हीरोइक आइटम जो यूजर को अनशेकेबल फेथ के जरिए फियर, कंफ्यूजन या डिसोरिएंटेशन में गिरने से रोकती है। हजू कहती है इसका मतलब ये सच में ओवर हो गया है, लेकिन कुजा इयॉन कहता है कि फोन्स और इंटरनेट अभी भी डेड है, इसलिए वो श्योर नहीं हो सकते। वो शॉर्टवेव रेडियोज यूज कर रहे हैं और उन्हें जल्द ही दूसरे एरिया से रिपोर्ट्स मिलनी चाहिए। अभी के लिए उन्हें नामन टावर जाना होगा और हजू अग्री करती है। तभी उनके पीछे से अचानक कोई चिल्लाता है, नहीं ये YUL है। अपनी इंजरीज के बावजूद एक बुक पकड़े हुए वो उन्हें वार्न करता है कि एक बॉस मॉन्स्टर आने वाला है। वो कहता है कि बुक में मिशन डिटेल्स, मॉन्स्टर इन्फो और करंट प्रोग्रेस सब कुछ है। फिर वो इसे उनकी तरफ टर्न करता है और उन्हें देखने को कहता है, लेकिन हाजू कहती है कि पेज ब्लैंक है और जॉन कहता है कि उसे भी कुछ नहीं दिख रहा है। वो पूछती है कि क्या ये उन बुक्स में से एक है जिसे सिर्फ ओनर पढ़ सकता है। जैम को लगता है कि ये वही है, एक इन्फॉर्मेशन आर्टिफैक्ट। यूल्स ये जानकर स्टन्ड है कि वही अकेला है जो इसे पढ़ सकता है। जॉन को रियलाइज होता है कि अगर ये सच है तो प्रोटैगनिस्ट एक रिडिकुलसली पावरफुल आइटम पकड़े हुए है। ऐसी दुनिया में इन्फॉर्मेशन का मतलब सब कुछ है, इसलिए वो MC को इसे प्रूव करने को कहता है। MC हेजिटेट करता है, लेकिन जॉन कहता है कि उसे एविडेंस चाहिए कि बुक में सच में क्या है। वो पढ़ना शुरू करता है। वो कहता है हेल्म ऑफ हेल्डन एक 6 पीस सेट का हेरोइक आइटम है और इसका करंट यूजर सार्जेंट जॉन है। 21 डेज बचे हैं। फिर वो गोहजू की तरफ पलटता है। उसका वेपन इंपीरियल फ्लेम ड्रैगन का लेजेंडरी फैंग है और किसी तरह बुक को यह भी पता है कि उसका फेवरेट कराओके सॉन्ग शिलगट माउंटेन है। हजू लाल हो जाती है और उसे रोकने को कहती है। उसके लिए इतना ही काफी है। अगर इसमें प्राइवेट स्टफ भी है तो बुक रियल ही होगी। जे की अग्री करता है। ये एक ट्रू डेटा बुक है, जिसका मतलब है कि बॉस शायद आ रहा है। JN सीरियस हो जाता है और कहता है कि उन्होंने आर्टिफैक्ट की एबिलिटी कंफर्म कर ली है और हजू के साथ मूव कर रहे हैं। कहीं और कोई कहता है कि वो टाइम टू टाइम इस बारे में सोचते हैं। अगर दुनिया एक गेम होती तो वो शायद सिस्टम में एक बग माने जाते, क्योंकि यहाँ पर हर चीज उनके लिए बहुत ईजी लगती है। ये एक स्ट्राइप्ड कपड़े पहने हुआ बंदा है जिसके सिर पर हेडबैंड है। वो कहता है कि यही वजह है कि उन्हें इस तरह बनाया गया था ताकि उन्हें रियल वर्ल्ड में जाने से रोका जा सके। उसके चारों तरफ टॉयज और गेम्स बिखरे हुए हैं। सिस्टम को एक बग मिला और उसे लॉक कर दिया, और अगर वो कभी सिटी में रियल वर्ल्ड में रिलीज हुए, किसी ने उले को बुलाया और वो अचानक सीधा हो गया। ये सार्जेंट जे एओन था। HQ ने प्लान को अप्रूव कर दिया है। ये रिस्की है, लेकिन उनके पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं है और टाइम भी नहीं बचा है, इसलिए वो प्रोटैगनिस्ट की इन्फॉर्मेशन पर ट्रस्ट करने का चूज करते हैं। वो थोड़ा अनईजी लगता है। जे एओन उसे एक वॉकी टॉकी देता है और उससे हर डिटेल और काउंटर मेजर के लिए पूछता है जो वो प्रोवाइड कर सकता है। उले नॉड करता है। वो रेडियो टेस्ट करता है और पूछता है कि क्या वो उसे सुन सकते हैं। फिर वो डिफेंस मिशन एक्सप्लेन करना शुरू करता है। ये एक डिफेंस मिशन है, इसलिए उन्हें बेसिस को मॉन्स्टर वेव से प्रोटेक्ट करना होगा जो हर 6 आवर्स में आती है। हर वेव के एंड में एक बॉस आता है। ये वाला एक 2-हेडेड ओगर है। ये लेवल 1 का है और एक ही टाइम पर मिली अटैक्स और मैजिक से फाइट करता है। YUL कहता है कि वो मिशन को बेस को दिन में 4 बार प्रोटेक्ट करके 3 दिनों में 12 वेव्स को हैंडल करके और हर वेव के बॉस को हराकर क्लियर करेंगे। उसके पास मिशन का फुल डेटा है और अगर वो इसके अराउंड अपना प्लान बिल्ड करते हैं तो वो इसे पार कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि वो उन्हें अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस ले जाने का कोई तरीका ढूंढेगा। हे जू स्पीचलेस है। वो न सिर्फ इस मिशन को सर्वाइव करने पर फोकस्ड है, बल्कि वो पहले से ही आगे आने वाली चीजों के बारे में सोच रहा है। यूल का एक्सप्रेशन हार्ड हो जाता है और वो कहता है कि शुरू करने का टाइम आ गया है। लेकिन एक चीज थी जो उसे पहले चेक करनी चाहिए थी, कुछ ऐसा जो उसने अनकॉन्शियस होने के दौरान मिस कर दिया। बुक ऑफ क्रैन का फाइन प्रिंट, सैक्रिफाइस ऑफ सॉवरेंटीज डिफेंस। ये किसी से भी हर रिवॉर्ड चुरा लेता है जिसे उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये गोजू और कुआन जेयोंग से शुरू हुआ, लेकिन ये उन पर नहीं रुकता। जिस किसी को भी यूल बताता है वो अफेक्ट होता है, और ये उन लोगों तक लिमिटेड नहीं है जिन्होंने इसे सीधे उससे सुना। ये किसी भी ऐसे पर्सन तक फैलता है जिसने इसे सेकंड हैंड सुना हो, यहाँ तक कि रूमर्स के थ्रू भी।
तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो उससे शुरू होती है उसके आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाती है। इसका मतलब है कि जो सोल्जर्स बॉस से लड़ रहे हैं और मॉन्स्टर्स को रोक रहे हैं वो भी सिर्फ जानने की वजह से डेंजर में हो सकते हैं। फिर भी वो यूल के कमांड के अंडर लगातार फाइट करते हैं और बार बार जीतते हैं। लेकिन जितने ज्यादा बैटल्स वो जीतते हैं डेंजर उतना ही बड़ा हो जाता है। उनकी लाइव्स लाइन पर है और भी लोग यूल की बुक से जुड़ जाते हैं। डीमन किंग ऑफ सॉवरेंटी ट्रान के अंडर लिस्ट किए गए नेम्स बढ़ते रहते हैं। इस दौरान पॉन 8 की पॉपुलेशन 193,256 है। सैक्रिफाइसेस के रूप में मार्क किए गए लोगों का नंबर पहले ही 176,542 तक पहुंच गया है। सिर्फ एक दिन में पॉपुलेशन का 91% सैक्रिफाइस के रूप में रजिस्टर हो गया था और ये MC सेंस का सिर्फ स्टार्टिंग था जो गेम के बिल्कुल एंड तक चलेगा। एक डिफेंस मिशन एक टावर डिफेंस गेम की तरह काम करता है। दुश्मन सेवरल डायरेक्शन से आते हैं, बेसिस की तरफ रश करते हैं, जबकि प्लेयर्स उन्हें रोकने के लिए फोर्सेस बिल्ड करते हैं। जैसे ही फर्स्ट वेव पॉपुलेशन के करीब आती है यूल आर्मी को अटैक करने का ऑर्डर देता है। पहले वाइड रेंज लॉन्ग डिस्टेंस वेपन्स यूज करो। जब तक वो रीलोड होते हैं बाकी रेंज्ड वेपन्स के साथ सेकंड राउंड शुरू करो। लेवल 1 मॉन्स्टर स्मार्ट नहीं होते हैं, इसलिए वो डिफेंड करने या एक साथ काम करने में बेकार होते हैं। आर्मी बैरिकेड्स के पीछे से फायर करती है और सब कुछ अनलोड कर देती है। मॉन्स्टर्स को जहां वो चाहते हैं वहां बेट करना ईजी है। क्रीचर्स सीधे आगे चार्ज करते हैं और अगर वो काफी हर्ट होते हैं तो वो फॉर्मेशन तोड़ देते हैं और स्कैटर हो जाते हैं। फिर वो सीधा टॉप टियर गियर वाले एलीट ट्रूप्स की तरफ भागते हैं जो उन्हें तेजी से वाइप आउट कर सकते हैं। यूल लगातार फाइट को डायरेक्ट करता रहता है कि किन लाइंस को होल्ड करना है और रीइंफोर्समेंट्स की कहां जरूरत है। बुक ऑफ क्रान रियल टाइम में अपडेट होती है, पूरी बैटल को ट्रैक करती है। उसे सिर्फ उस इन्फो के बारे में सोचना है जो वो चाहता है। पेज टर्न करो और वो अपीयर हो जाती है। जब तक उसके पास बुक है वो सब कुछ एक्सेस कर सकता है। वो इसका यूज आर्मी को गाइड करने के लिए करता है। लॉन्ग रेंज सपोर्ट के लिए कौन सा गियर काम करता है, कब होल्ड करना है, कब पुश करना है और एग्जैक्टली कब मॉन्स्टर्स आएंगे, उस प्लान को फॉलो करके वो सर्वाइव कर जाते हैं। शहर में स्मोक फैल जाता है। मॉन्स्टर्स को सभी साइड से ब्लास्ट किया जाता है। आर्मी लगातार एडवांस करती रहती है। कवन जयोंग एरिया सिक्योर होने की रिपोर्ट करता है और थर्ड स्क्वाड को अपनी स्वीप शुरू करने का ऑर्डर देता है। कमांडर पीछे सोचता है। पहले HQ प्रोटैगनिस्ट और हाजू के आइडियाज को चेक करने के बाद फाइनल कॉल्स लेता था। अब प्रोटैगनिस्ट एसेंशियली पूरे डिफेंस को चला रहा है। वो कुछ नहीं कहता। फिर MC की वर्ड्स याद आती हैं कि बुक सिर्फ इन्फॉर्मेशन देती है। तो अगर वो एक पूरे शहर को इतने अच्छे से कमांड कर सकता है तो शायद वो ये सब होने से पहले भी कर सकता था, जब तक कि ये बुक की कोई और हिडन पावर ना हो। कोई सार्जेंट जैंग को बुलाता है जो मुड़ता है और पूछता है कि क्या हुआ। लड़का कहता है कि वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गए हैं। जैंग पूछता है कि क्या इसका मतलब फाइनल बॉस आ रहा है। कोई स्माइल करता है और उसे वरी ना करने को कहता है। हायू इसको एंड कर देगी। वो सो रही होती है, तभी वो अचानक झटके से जाग जाती है। एक ह्यूज मॉन्स्टर उसके ठीक सामने है और वो फ्रीज हो जाती है। ये एक बॉस है, बिली द जायंट। ये एक लेवल 1 मॉन्स्टर है, बड़ा है लेकिन बॉर्न वीक है और उसमें रियल कॉम्बैट पावर की कमी है। ह्यू एक मिलिट्री व्हीकल में है। यूल पूछता है कि क्या वो उठ गई है। पैनिक करते हुए वो पूछती है कि किसी ने उसे जल्दी क्यों नहीं जगाया। मॉन्स्टर पर सिग्नल फ्लेयर्स फायर किए जाते हैं और वो वाइल्ड हो जाता है। उन पर मैसिव पंचेस मारता है। ह्यू उसके अटैक्स के फोर्स से स्टन्ड है। यूल चिल्लाता है कि यही एग्जैक्ट रीजन है कि वो उसे यहां लाए हैं। अगर वो चीज शहर तक पहुंच गई तो बेसिस सेकंड्स में खत्म हो जाएंगे। अच्छी बात यह है कि जायंट स्लो है और एलिमेंटल अटैक्स के अगेंस्ट वीक है, तो अगर वो इस पर प्रेशर बनाए रखते हैं तो ये गिर जाएगा। ह्यू आसपास देखती है और कहती है कि यहाँ सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन वो कहता है कि उसका मतलब दोनों से नहीं है, उसका मतलब सिर्फ उससे है। वो स्टंट है क्योंकि मॉन्स्टर चार्ज करता है और हायू सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर यूल एक्सप्लेन करता है कि हीरोइक क्लास से ऊपर के आइटम्स में हिडन ट्रेट्स होते हैं। अगर राइट कंडीशंस मीट होती हैं तो आइटम ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये एक हिडन एबिलिटी भी अनलॉक करता है। वो कहता है कि वो ट्रेट सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंडर एक्टिवेट होते हैं और लकीली बुक उनमें से हर एक को लिस्ट करती है, जिससे उन्हें एक ह्यूज एज मिलता है। मॉन्स्टर के सामने खड़े होकर ह्यू पूछती है, क्या तुम सच में इस बारे में श्योर हो? पीछे से उले उसे और बुक पर ट्रस्ट करने के लिए चिल्लाता है। अनईजी होकर वो कहती है ये गलत लग रहा है, लेकिन वो उस पर ट्रस्ट करती है। फिर वो अपना ही वेपन अपने पेट में उतार लेती है। ओगर उसे स्ट्राइक करने के लिए अपने आर्म्स उठाता है। जैसे ही वो ब्लो लैंड करता है सार्जेंट जयंग उसका नाम लेकर चिल्लाता है, लेकिन यूल शांति से कहता है कि वो ठीक है। जायंट और ह्यू दोनों के चारों तरफ एक रेड ऑरा स्वेल करने लगता है। हर कंडीशन पूरी हो चुकी है। अब इंपीरियल फ्लेम के फैंग की हिडन पावर एक्टिवेट होती है। यूल और जैंग बस यही देख पाते हैं कि आगे क्या होता है। एक इंपीरियल फ्लेम ड्रैगन समन होता है। इसे मिशन में सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है। ये जायंट से टकराता है और एक मैसिव एक्सप्लोजन ट्रिगर करता है जो शहर के बाहर से भी विजिबल है। जयोंग कहता है कि अगर ये शहर के अंदर होता तो ये एक डिजास्टर होता, लेकिन कुछ शायद उस अटैक से भी ज्यादा डेंजरस हो। यूल की बुक वो चीज टेरिफाइंग इन्फॉर्मेशन होल्ड करती है और अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो ये पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। फिर भी जैंग को लगता है कि ये एक अच्छी बात हो सकती है कि प्रोटैगनिस्ट वो इंसान है जो इसको कैरी कर रहा है। फिर सिस्टम अनाउंस करता है कि डिफेंस मिशन कंप्लीट हो गया है। शहर के बाहर के सिविलियंस को अब वापस अंदर लाया जाएगा। सभी सर्वाइवर्स को रिवॉर्ड्स मिलेंगे। 300 पॉइंट्स प्लस उनके कंट्रीब्यूशन, मॉन्स्टर किल्स, बेस डिफेंस और बॉस फाइट में उनके रोल के बेस पर इंडिविजुअल बोनसेस। उन रिवॉर्ड्स को कैलकुलेट किया जाएगा और जल्द ही बांट दिया जाएगा। लोग स्टन्ड हैं कि ये सच में एक गेम की तरह काम करता है। पॉइंट शॉप खुल जाता है जिससे वो हीलिंग गियर और बहुत कुछ खरीद सकते हैं। हर कोई जिंदा रहकर थ्रिल्ड है। हीलिंग शॉप में पॉइंट्स इंजरीज को ठीक कर सकते हैं, स्टेटस इफेक्ट्स को हटा सकते हैं और यहां तक कि लॉस्ट लिम्स को भी रीग्रो कर सकते हैं। हॉस्पिटल में नर्स स्ट्रांगली सबको पहले हीलिंग पर स्पेंड करने को कहती है। योर रिलीफ की सांस लेता है, खुश है कि इंजरीज को ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन तभी कुछ उसकी आंखों में आता है और बाकी सभी को भी। सिस्टम अचानक अनाउंस करता है कि सभी रिवॉर्ड पॉइंट्स अब 0 हैं।
हर रिवॉर्ड को सैक्रिफाइस ऑफ सॉवरेंटी इफेक्ट द्वारा ले लिया गया है। पैनिक इरप्ट्स। किसी को यह भी नहीं पता कि इसका क्या मतलब है और लोग अपने पॉइंट्स वापस मांगने के लिए चिल्लाने लगते हैं। वरीड होकर हेगी योल की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि क्या हो रहा है। वो कहता है कि उसे भी नहीं पता। फिर सिस्टम एक्सप्लेन करता है। सैक्रिफाइस ऑफ सॉवरेंटी सैक्रिफाइस सिटीजन्स के नंबर के साथ स्केल करता है। जितने ज्यादा सैक्रिफाइसेस उतना ही बड़ा टोटल रिवॉर्ड। सबके लिए एक नया नोटिस अपीयर होता है जो दिखाता है कि मिशन पॉइंट्स किसको मिले। सबकी शॉक के लिए YUL को 9 बिलियन पॉइंट्स मिले हैं। क्राउड साइलेंट हो जाता है, फिर गुस्से में फट पड़ता है। वो MC पर चिल्लाते हैं, ये जानने की डिमांड करते हुए कि उसे इतने पॉइंट्स कैसे मिले। हेगी और जेहोंग उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि मॉब उसके करीब आने लगती है। कन्विंस कि उसने जानबूझकर सब कुछ चुराया है। डेस्परेट होकर वो उन्हें सुनने के लिए बेग करता है और कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं था कि बुक ऐसा कर सकती है। जेहोंग उसे शांत रहने को कहता है। इंजर्ड को पहले हेल्प चाहिए। वो गेस करता है कि पॉइंट शायद ट्रेडेबल है, इसलिए अगर यूल उन्हें दे देता है तो ये शो होगा कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, वरना सभी सोचेंगे कि ये प्लान्ड था। पैनिक करते हुए प्रोटैगनिस्ट एग्री करता है, लेकिन जब वो पॉइंट्स ट्रांसफर करने के लिए सिस्टम ओपन करता है, एक पैसिव स्किल एक्टिवेट हो जाती है। डीमन किंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक डिजायर क्राउन पॉइंट्स और आइटम्स के सभी शेयरिंग या डोनेशन को ब्लॉक कर देता है। MC टूटने लगता है, टोटली लॉस्ट है कि ये एबिलिटी आखिर क्या है। क्राउड उस पर चिल्लाती है कि वो पॉइंट्स हैंड ओवर करे। वो एक और तरीका ट्राई करता है, खुद बांटने के लिए हीलिंग आइटम्स खरीदना, लेकिन सिस्टम उसे भी ब्लॉक कर देता है। पैनिक में यूल हेगी को इसे जलाने के लिए चिल्लाता है और बुक को जमीन पर फेंक देता है। इसे फेंकने के बाद वो सिस्टम दोबारा ओपन करता है, ये होप करते हुए कि कुछ बदला हो। इसकी बजाय बुक अपने आप मूव करने लगती है, जैसे कि ये जिंदा हो। यूल फ्रस्ट्रेशन में रोता है जबकि हेगी देखती है, क्लियरली उसके लिए डरी हुई। उनके आसपास लोग पागल हो रहे हैं। वो पॉइंट्स के लिए भीख मांगते हैं और कुछ तो उनके बिना मर भी रहे हैं। पहले की होप अब गुस्से और हेट में बदल गई है। अब हर कोई उसे हंट करके चीर फाड़ देना चाहता है। क्राउड सार्जन जेह्योंग को बताती है कि डेथ टोल लगातार बढ़ रहा है और सिटीजन्स आग बबूला है। प्रोटैगनिस्ट बड़बड़ाता है कि कोई ना कोई रास्ता तो होना चाहिए, कुछ तो होगा जो वो कर सकता है। फिर वो अपनी बुक वापस उठाता है, लेकिन इससे पहले कि चॉय कुछ कर पाए उसके सिर पर एक राइफल रख दी जाती है। ये सार्जन जेंग होंग है। वो चॉय को रुकने के लिए कहता है, ये बाकी सबकी भलाई के लिए है। फिर जेंग होंग डिक्लेयर करता है कि चॉय अंडर अरेस्ट है। इससे क्राउड और भड़क जाती है। वो चिल्लाते हैं कि अरेस्ट काफी नहीं है और उस स्कैमर को मार देने की मांग करते हैं। वो उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। जैसे ही मॉब और गुस्से में आती है, जेह्योंग खिसक कर चॉय के पास आता है और धीरे से उससे भागने के लिए कहता है। उसे यहां से निकलना होगा, कोई आंसर ढूंढना होगा और इस सबको किसी तरह फिक्स करना होगा। अभी के लिए वो बस यही कर सकते हैं। चॉय अपने बंधे हुए हाथों को ढीला करता है। वो अभी भी फ्यूरियस और हिला हुआ है। वो सिस्टम विंडो ओपन करता है। क्राउड चिल्लाती है कि वो फिर से कुछ चाल चल रहा है, लेकिन चॉय पहले मूव करता है और एजिलिटी बाय कर लेता है। अगले ही पल वो वहां से गायब हो जाता है। क्राउड फट पड़ती है, ये चिल्लाते हुए कि चॉय भाग गया। फिर सिस्टम दोबारा बोलता है। नेक्स्ट टर्न में बचा हुआ टाइम 23 hours 59 minutes 59 seconds। सब पैनिक करने लगते हैं। रिकवर होने के लिए ये टाइम बिल्कुल भी काफी नहीं है। जेह्योंग तुरंत सबको सेफ जोन्स की तरफ जाने का ऑर्डर देता है। जख्मियों को कार से मूव करना होगा। इस दौरान हिजू ऊपर देखती है, ये सोचते हुए कि आगे क्या होगा। सर्वाइवर्स जल्दी से उन लोगों में स्प्लिट हो जाते हैं जो फाइट करेंगे और जो इवैक्यूएट करेंगे। उन्हें अपनी सिस्टम विंडोज चेक करते रहने और इवैक्यूएशन एरियाज के अंदर ही रहने को कहा जाता है। सबको टेम्पररी बेसिस और सेफ सेंटर्स को भी मेमोराइज करना पड़ेगा और अगर किसी को भी चॉय दिखे तो उन्हें तुरंत वहां से भाग जाना है। वो कहाँ है इसकी रिपोर्ट करो और फिर वहां से निकल जाओ। किसी को भी उसके पीछे नहीं जाना है। कहा जाता है कि अगर कोई सॉवरेंटी सैक्रिफाइस बन जाता है और इसे सबसे छुपाता है तो उसे कानून के तहत एक सीरियस क्राइम माना जाएगा। जेह्योंग और उसका स्क्वाड नेक्स्ट बैटल के लिए प्लानिंग शुरू कर देते हैं और उसके साथ ही हिजू भी खुद को प्रिपेयर करती है। ज्यादातर लोग इवैक्यूएट कर लेते हैं इस कोशिश में कि नेक्स्ट डिजास्टर आने से पहले वो दूर निकल जाएं। फिर भी फाइट्स शुरू हो जाती हैं और लोगों का ट्रस्ट टूटने लगता है। 24 घंटे बाद सिस्टम अनाउंस करता है कि एक नया टर्न शुरू हो गया है। सभी प्लेयर्स अपने डाइस रोल करें। पॉन नंबर 8 उनका शहर 4 स्पेसेस आगे बढ़ता है। वो डीमन किंग सील स्क्वायर पर लैंड करते हैं। सिस्टम कहता है कि पिलर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिमोनिक पिलर गार्डियंस अपीयर होंगे और सिटीजन्स को हर एक पिलर डिस्ट्रॉय करना होगा। अगर वो टाइम पर उन्हें डिस्ट्रॉय करने में फेल हुए तो डीमन किंग समन हो जाएगा। डायमिशन की टाइम लिमिट 5 days सेट करता है। वहां 3 पिलर्स होंगे जिन्हें उनके अपने मॉन्स्टर्स गार्ड करेंगे। पहले पिलर का एक लेवल 1 गार्डियन है, द एमलेस फॉलन एंजल, एक लॉस्ट बीइंग जो बिना किसी पर्पस के भटक रहा है। दूसरे का भी एक लेवल 1 गार्डियन है, द मैड ब्रेन्स। ये कभी भी चीजें बनाना बंद नहीं करता और ये जितनी देर तक जिंदा रहेगा इसके इन्वेंशंस उतने ही डेडली होते जाएंगे। लेकिन तीसरे पिलर का एक लेवल 3 गार्डियन है और ये हिजू और जेह्योंग को शॉक कर देता है। ये एक गॉब्लिन स्वॉर्ड मास्टर है, कोई ऐसा जो मार्शल आर्ट्स के टॉप पर पहुंच गया और नॉर्मल लिमिट्स को तोड़ दिया। अब वो खुद सील तोड़कर डीमन किंग को चैलेंज करना चाहता है। इस दौरान चॉय एक अबैंडन्ड वेयरहाउस में छिपा हुआ है, बिखरे हुए पेपर्स और अजीब सिंबल्स को स्टडी कर रहा है। वो ऐसे स्माइल करता है जैसे ये सारी गड़बड़ बिल्कुल उसके प्लान के हिसाब से ही चल रही हो। वॉकी टॉकी पर कोई जेह्योंग को रिपोर्ट करता है कि सिटीजन्स ने पहले ही अटैक शुरू कर दिया है। वो फॉलन एंजल के पीछे पड़ गए हैं। स्क्वाड ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन क्राउड पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है। टेंशन में जेह्योंग कहता है कि उन्हें भी मूव करना चाहिए और पूछता है कि क्या हिजू रेडी है। एक आदमी उससे बताता है कि वो कुछ देर पहले ही निकल चुकी है। जेह्योंग थककर एक सांस छोड़ता है। सब कुछ केओस में बदल रहा है। उनका टीम वर्क और क्लीन कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक दिन में ही कोलैप्स हो गया। हिजू अकेले ही उस लास्ट गार्डियन, उस लेवल 3 मॉन्स्टर का सामना करने चली गई थी। वो चाहती है कि इसकी वजह से और लोगों के मरने से पहले वो इसे गिरा दे।
जैसे ही वो अटैक करती है आग की लपटें निकलती हैं, लेकिन जब धुआं हटता है तो वो देखती है कि उसने एक निशान तक नहीं छोड़ा। स्वॉर्ड मास्टर कैजुअली अपनी ब्लेड को एक बार घुमाता है और उसे बहुत दूर ब्लास्ट कर देता है। फिर एक अजीब सी ब्लू लाइट अपीयर होती है। स्वॉर्ड मास्टर रुकता है, कंफ्यूज्ड। कोई चीज उसका ध्यान खींचती है। कोई शांत और स्टेडी स्टेप्स के साथ करीब आ रहा है। वो पर्सन हिजू को हवा में ही पकड़ लेता है और उसे प्यार से नीचे रख देता है। स्टन्ड होकर वो पूछती है, तुम वापस आ गए? चॉय हाँ में सिर हिलाता है और पूछता है कि क्या वो अभी भी दूसरों से कांटेक्ट कर सकती है। उसके पास उनके लिए एक मैसेज है, अब से सारे रिवॉर्ड सिर्फ उसके होंगे। हिजू फ्रीज हो जाती है, उसे समझ नहीं आता, इसलिए चॉय इसे और क्लियर कर देता है। सबको बोल दो कि उसके सामने तब तक खड़े ना हो जब तक कि वो भी अपने रिवॉर्ड्स छिनवाना ना चाहते हों। वो कहता है कि सबके रिवॉर्ड्स वापस देने का कोई तरीका नहीं है और उस कर्स्ड बुक से छुटकारा पाने का भी कोई रास्ता नहीं है। तो चॉय अपनी स्टेटस विंडो ओपन करता है और लेवल अप करना शुरू कर देता है। एक ग्रिन के साथ वो कहता है कि वो हर एक स्टैट को मैक्स आउट करने वाला है। हिजू शॉक्ड है कि ये सब कितनी तेजी से होता है। पूरे शहर में लोगों को सिस्टम अलर्ट्स मिलते हैं जो दिखाते हैं कि चॉय अपने स्टैट्स मैक्स कर रहा है और वो आपे से बाहर हो जाते हैं। फिर चॉय अपने लिए मिलने वाले हाईएस्ट ग्रेड गियर के लिए रोल करता है। अगर वो इस सिचुएशन में फंसा ही है तो वो इसका पूरा यूज करेगा। उसने सबके खून और आंसुओं से खरीदे गए रिवॉर्ड्स और डीमन किंग की पावर का पूरा यूज करने का डिसाइड कर लिया है। अब चॉय रेड ऑरा में लिपटा हुआ पिलर गार्डियन के सामने खड़ा है। उसने अपनी चॉइस बना ली है, इस शहर को गेम से प्रोटेक्ट करना और किसी तरह अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाना। उसके लिए जो उसने किया है उसकी कीमत चुकाने का यही एक रास्ता है। तो उसे अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग उससे कितनी नफरत करते हैं। गॉब्लिन स्वॉर्ड मास्टर स्माइल करता है, किसी वर्दी ओपोनेंट का सामना करने की खुशी में थ्रिल्ड है। चॉय इस सब को शट डाउन कर देता है। वो कहता है कि उसके पास खेलने का टाइम नहीं है। फिर वो एयरबॉर्न मैजिक स्नीकर्स एक्टिवेट करता है, एक हीरोइक क्लास आइटम जो उसे हवा में उड़ने जैसी लीप और फ्लोट करने की ताकत देता है। वो गार्डियन को वेट करने को कहता है, वो जल्दी वापस आएगा। हिजू बस घूरती रह जाती है। वो सच में चला गया। स्वॉर्ड मास्टर शांति से बैठता है और वेट करता है। हिजू को यकीन नहीं होता, वो सच में मान गया। वो गार्डियन किसी चीज की जल्दी में नहीं है। चॉय छतों के ऊपर से निकलता है, क्योंकि गॉब्लिन पहले अटैक नहीं करेगा। वो सिर्फ तभी फाइट बैक करेगा जब चॉय वापस आकर खुद बैटल शुरू करे। इसकी जगह चॉय फॉलन एंजल के सिर पर जोर से अटैक करता है। उसका प्लान पहले बाकी गार्डियंस को निपटाने का है। जब लोग उसे देखते हैं तो वो चिल्लाते हैं कि वो उनके सारे पॉइंट्स चला रहा है, लेकिन आसमान में चल रही बैटल देखकर वो शांत हो जाते हैं। ये चॉय वर्सेस पिलर गार्डियन है। हर गार्डियन की एक स्पेशल ट्रेट होती है जो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में अपीयर होती है। उनमें से कुछ ट्रेट्स एक वीकनेस एक्सपोज करती हैं, लेकिन अगर गलत वाली ट्रिगर हो गई तो मॉन्स्टर और भी स्ट्रांग हो सकता है या कोई वाकई नास्टी एबिलिटी गेन कर सकता है। फॉलन एंजल अपनी पूरी ताकत लगाकर चॉय पर अटैक करता है। अगर ये गार्डियन 100 इंसानों को मार देता है तो ये किसी ऐसी चीज में इवॉल्व हो जाता है जो ह्यूमैनिटी का नाम और निशान मिटा सकती है। उस पॉइंट पर ये पिलर को पीछे छोड़कर लोगों का शिकार करना शुरू कर देता है। चॉय ने जानबूझकर इस गार्डियन को चुना क्योंकि इसकी ट्रेट सबसे ज्यादा ट्रबलसम है और वो इसे सही तरीके से अनलॉक करने का प्लान बना रहा है। वो उसके पंख तोड़ने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही एंजल नीचे गिरता है, चॉय खुद को याद दिलाता है कि इंपॉर्टेंट पार्ट सिर्फ मिशन क्लियर करना नहीं है, बल्कि आप इसे कैसे क्लियर करते हैं ये ज्यादा मैटर करता है। वॉकी टॉकी पर जे ह्योंग सबको पिलर्स से कम 500 मीटर्स दूर रहने का ऑर्डर देता है, जब तक कि उन्हें यह समझ नहीं आ जाता कि चॉय आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो ये नहीं बता सकता कि क्या सच में चॉय के पास रिवॉर्ड्स वापस करने का कोई तरीका नहीं था या उसने बस जानबूझकर ऐसा ना करने का फैसला किया। चॉय कभी भी ईविल नहीं लगा, लेकिन इतनी पावर वाला कोई इंसान बस अंदाजे नहीं लगा सकता। एक इंसान जो इतना स्मार्ट और स्ट्रांग हो वो शायद पूरे शहर पर कब्जा कर सकता था अगर वो चाहता। यहां तक कि हिजू, जिसके बारे में जे ह्योंग ने सोचा था कि वो चॉय को रोकने में हेल्प करेगी, वो भी हाथ से फिसल रही है। वो सोचने लगता है कि क्या ये मिशन सच में क्लियर किया जा सकता है। चॉय आसमान को चीरते हुए शहर के ऊपर से आगे बढ़ते हुए लड़ता रहता है। जे ह्योंग दूर से देख रहा होता है। तभी उसकी गाड़ी के बगल में एक रेड फ्लैश अपीयर होता है और पूरी कार पलट जाती है। एक सोल्जर भाग कर आता है और पूछता है कि क्या जे ह्योंग ठीक है। अभी भी डेज्ड हालत में वो आसपास देखता है और फॉलन एंजल को जमीन पर गिरा हुआ पाता है, हारा हुआ। चॉय उसके ऊपर खड़ा है, उसके पंख पकड़े हुए। उसके हाथ में डिवाइन डिवाइडर है, एक लेजेंडरी सोर्ड जिसके बारे में कहा जाता है कि ये उस ब्लेड का एक टुकड़ा है जिसने हेवन और अर्थ को स्प्लिट किया था। ये कटे हुए मॉन्स्टर पार्ट्स को आइटम्स में बदल सकती है। जे ह्योंग बड़बड़ाता है कि चॉय ने सच में पिलर गार्डियन को हरा दिया। चॉय बस स्माइल करता है और बिना कुछ कहे गायब हो जाता है। जे ह्योंग नोट करता है कि चॉय ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। शायद ये सॉवरेंटी सैक्रिफाइस की वजह से है, लेकिन वो अभी भी खुले आम मलिशियस नहीं लगता। एक सोल्जर कंफर्म करता है कि गार्डियन डाउन हो चुका है और जे ह्योंग उन्हें HQ को रिपोर्ट करने के लिए कहता है। फिर एंजल दोबारा मूव करता है। वो मरा नहीं है, उसकी स्पेशल ट्रेट की कंडीशन पूरी हो चुकी थी। एमलेस फॉलन एंजल के विंग्स और हेलो हटा दिए गए थे। इसने उसकी ट्रेट करप्शन को अनलॉक कर दिया और एंजल बदलने लगता है। ये म्यूटेट होकर एक नए मॉन्स्टर में बदल जाता है, द बीस्ट ऑफ करप्शन, एक लेवल 2 दुश्मन जिसने अपना फेथ खो दिया और पाप में गिर गया। जे ह्योंग की आंखें फट जाती हैं और वो बड़बड़ाता है कि मिलिट्री लाइफ तो एक हेल है। सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं। जे ह्योंग सोचता है कि कैसे इस मिशन में सिर्फ 3 मॉन्स्टर्स हैं, जिसका मतलब है कि हर एक लिटरली एक डिजास्टर लेवल थ्रेट है। वो सोचता है कि क्या चॉय सच में बाकी का काम सबको अकेले संभालने के लिए छोड़ने वाला है। वो बीस्ट उसे रोकने की कोशिश कर रहे सोल्जर्स को साइड में फेंक देता है। लोग भागने लगते हैं और हेल्प के लिए चिल्लाते हैं। उनका स्टेटस अनस्टेबल हो जाता है। सिंपल टर्म्स में उन्होंने फाइट करने की विल खो दी है और अपने दुश्मन से भाग रहे हैं। सबको डिस्पेयर में डूबता देख जे ह्योंग को टेंशन होने लगती है, इसलिए वो मॉन्स्टर की तरफ घूमता है और फायरिंग शुरू कर देता है। उसे मॉन्स्टर को सोल्जर से दूर ले जाना था जब तक बैकअप ना आ जाए, लेकिन बीस्ट सिर्फ और सिर्फ उसी को अपना टारगेट बना लेता है।
जे ह्योंग सोचता है कि क्या वो थोड़ी देर और जिंदा रह पाएगा। तभी बीस्ट जोर से उसके ऊपर कूद पड़ता है। दूर से चॉय चीयर करता है। वो कहता है कि फाइनली उसे एक का कंट्रोल मिल गया। बीस्ट के पैरों के नीचे एक ग्रीन लाइट अपीयर होती है और वो थोड़ा हेजिटेट करता है। फिर एक ब्लास्ट होता है। हेल्म ऑफ हेल्डन के पास एक हिडन एबिलिटी थी और उसकी कंडीशंस अभी पूरी हुई हैं। ये तब एक्टिवेट होता है जब वेरर किसी डार्कनेस या करप्शन टाइप के अटैक से ऑलमोस्ट मरने वाला हो, जबकि वो 5 या उससे ज्यादा लोगों के ग्रुप को लीड कर रहा हो। उस मोमेंट पर गोस्ट ऑफ हेल्डन इफेक्ट 10 मिनट्स के लिए किक इन कर जाता है। अब जे ह्योंग के सभी गियर और एबिलिटीज डिविनिटी से भर गए हैं। उसका करप्शन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और पावर भी आसमान छू लेती है। बीस्ट कंफ्यूजन में घूरता रहता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या बदला। फिर एक और इफेक्ट फैनेटिक एक्टिवेट होता है। आसपास के सोल्जर्स अपना हौसला खोना बंद कर देते हैं। उनका डर गायब हो जाता है और वो अपनी पूरी ताकत से लड़ने लगते हैं। दूर से देखते हुए चॉय बड़बड़ाता है कि ये उसकी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज्यादा डार्क निकला। पहले किसी ने जे ह्योंग से कहा था कि वो उसे एक वर्टिकल देंगे, लेकिन उसके बाद वो अपने दम पर होगा। उसने मजाक में कहा था कि एक सार्जेंट के लिए ये बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। किम होंग ने जवाब दिया था कि उसे उसकी गट्स पसंद आई। शुरू में जे ह्योंग को समझ नहीं आया कि क्या कहे। फिर किम होंग ने एक्सप्लेन किया कि वो खुद इस सिचुएशन को मुश्किल से ही समझ पा रहे हैं। ऐसे वक्त में उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो शांत रहकर सिचुएशंस को क्लियरली देख और जज कर सके। कोई रैशनल हो, कोई जो शांत रहे, कोई जो प्रेशर के अंडर क्लियरली सोच सके। एक कूल और स्टेडी सेंटिनल। और अब हेल्डन की स्पिरिट ने कंट्रोल ले लिया था। जे ह्योंग चिल्लाता है, सब लोग दुश्मन पर अटैक करो। किम होंग सही था। जे ह्योंग एक परफेक्ट चॉइस था। उसकी लीड के साथ स्क्वाड एक साथ आती है और करप्टेड बीस्ट को वाइप आउट कर देती है। सिस्टम अनाउंस करता है कि बीस्ट ऑफ करप्शन, जो फर्स्ट पिलर का गार्डियन था, उसे हरा दिया गया है। टॉप कंट्रीब्यूशन सर्जन जे ह्योंग द्वारा लीड किए गए इंडिपेंडेंट एस्कॉर्ट स्क्वाड को जाता है। किम होंग इसे शांति से पढ़ता है, जबकि चॉय जीत की खुशी में ग्रिन करता है। वो बोस्ट करता है कि उसने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। गार्डियन का एचपी ठीक उतना ही ड्रॉप हो चुका था कि जे ह्योंग की स्क्वाड फाइनल ब्लो लैंड कर सके। करप्शन चेंज के बाद भी उसकी लो हेल्थ वैसी ही रही। और क्योंकि मॉन्स्टर एक नए फॉर्म में इवॉल्व हो गया था, इसलिए चॉय ने फॉलन एंजल को जो डैमेज दिया था वो अब काउंट नहीं हो रहा था। इसने जे ह्योंग को टॉप कंट्रीब्यूटर बना दिया, इसलिए उसे ही सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। फायर्ड अप होकर चॉय अपने बगल वाले इंसान की तरफ घूमता है और पूछता है कि वो क्या सोचता है। ये स्वॉर्ड मास्टर है और वो कंप्लीटली लॉस्ट लग रहा है। चॉय की बात सुनते हुए चॉय उसे इस बात के लिए थैंक यू बोलता है कि उसने उसकी बात सुनी। वो कहता है कि वो काफी टाइम से ये सब बोलना चाहता था, लेकिन उसके पास सुनने के लिए और कोई नहीं था। फिर वो स्वॉर्ड मास्टर की आंखों में देखता है और पूछता है, एक शर्त लगाना चाहोगे? अगर मैं जीत गया और तुम हार गए तो तुम डीमन किंग की सील तोड़ दोगे। स्वॉर्ड मास्टर ये सुनकर स्टन रह जाता है। इस दौरान हीजू को एंटी ह्यूमन मशीन्स के सामने काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वो सिर्फ लेवल 1 के हैं, लेकिन वो बस लगातार आते ही जा रहे हैं। वो एक के बाद एक उन्हें डिस्ट्रॉय करती जाती है। रेस्क्यू कॉल आने के बाद वो दूसरे पिलर की तरफ निकल गई थी, लेकिन ये फाइट एंडलेस लग रही है। और भी बुरा ये था कि मशीन्स लगातार इवॉल्व हो रही हैं। उसे रियलाइज होता है कि इससे पहले वो और स्ट्रांग बने, उसे इसे अभी खत्म करना होगा। इसलिए वो चिल्लाती है कि सब पीछे हट जाओ। सिविलियंस को समझ नहीं आता। वो चिल्लाते हैं कि उन्हें अपनी फैमिलीज को बचाने के लिए पॉइंट्स की जरूरत है, इसलिए वो इस फाइट को बीच में नहीं छोड़ सकते। इस दौरान पिलर गार्डियन लगातार और ज्यादा मशीन्स बनाता रहता है। 2 लोग पास में ही छिपे हुए थे, गार्डियन पर हमला करने का वेट कर रहे थे। वो डिसाइड करते हैं कि इसे वो खुद ही निपटा देंगे, लेकिन उनके मूव करने से पहले ही वो क्रीचर उन्हें देख लेता है और एक लेजर फायर कर देता है। आखिरी वक्त में हीजू उनके सामने कूद जाती है और वो इम्पैक्ट एक शॉक वेव में ब्लास्ट हो जाता है। वो उन्हें भागने के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसके बोलने से पहले ही वो भाग चुके थे। हीजू एक हल्की सी स्माइल देती है, लेकिन पिलर गार्डियन अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वो उसे स्कैन करता है और थ्रेट का अंदाजा लगाना शुरू कर देता है। फुल चेक के बाद ये एक स्पेशल एंटी हीजू मशीन बनाता है। वो शॉक से फ्रीज हो जाती है। अब उसे पता चल गया था कि इसे एंड करना ही होगा, लेकिन तभी बाकी सभी मशीन सीधा उसकी तरफ भागने लगती हैं। वो सरप्राइज होती है कि उन सबका टारगेट वो खुद है, लेकिन असल में ये अच्छा ही था। वो एक्सप्लोजन सेट करती है और उस गार्डियन के ठीक सामने जितनी मशीन्स डिस्ट्रॉय कर सकती थी उतनी डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर वो चिल्लाकर सबसे दूर चले जाने को कहती है और एक लेजर फायर कर देती है। हीजू शॉक्ड है, लेकिन वो लगातार आगे बढ़ती है और सीधा उस जायंट ब्रेन पर एक लॉन्ग रेंज अटैक लॉन्च करती है। वो ब्लास्ट एनॉर्मस था, इतना स्ट्रॉन्ग कि आसपास के सिविलियंस तक भी हिट कर सकता था। फिर भी हीजू काफी थ्रिल्ड है, क्योंकि उसने ये कर दिखाया। चैन की सांस छोड़ते हुए वो सोचती है, ये दुनिया वाकई आसान नहीं है। तभी एक एंटी हीजू मशीन आ जाती है। ये फायर रेजिस्टेंट है, ड्रैगन स्लेयर कैरी करती है और स्ट्रिक्टली सिर्फ हीजू को ही एक्स्ट्रा डैमेज देती है। वो हैरान रह जाती है, एक ऐसी मशीन जो सिर्फ उसको मारने के लिए बनाई गई है। ये एक फ्लैश में उसके पीछे अपीयर होती है और पूरे जोर से अटैक करती है। वो बस किसी तरह उसे ब्लॉक कर पाती है, लेकिन उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। जैसे ही वो बेहोशी की तरफ बढ़ती है, वो देखती है कि चॉय अंदर आ रहा है। वो उड़ते हुए पिलर गार्डियन की तरफ आता है और उसके सिर को नोच निकालता है। बेहोश होने से ठीक पहले वो उसे उस ह्यूज ब्रेन को पकड़े हुए देखती है और सोचती है कि वो क्या कर रहा है। फिर वो पास आउट हो जाती है। एक ह्यूज एक्सप्लोजन बैटलफील्ड को हिला देता है। एंटी हीजू मशीन वहां चलती हुई जाती है जहां वो गिरी थी, लेकिन वहां सिर्फ खून बचा हुआ था। टारगेट वहां से गायब था, इसलिए मशीन ट्रैकिंग मोड पर स्विच हो जाती है। बिना सिर के भी पिलर गार्डियन अभी भी जिंदा था। उसकी स्पेशल ट्रेट की कंडीशन पूरी हो चुकी थी, द इनसेन ब्रेन्स होस्ट के कलेक्टिव ब्रेन का डिस्ट्रॉय होना। उसकी नई ट्रेट इनसेन ऑर्डर है। अब वो अपनी लास्ट बनाई हुई चीज को डबल स्पीड और आउटपुट के साथ मास प्रोड्यूस करता रहेगा। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक इसकी मेन बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया जाता। दुश्मनों की वेव्स आती हैं और लोगों पर चार्ज कर देती हैं। पिलर को गिराने में बहुत वक्त लग गया और अब काफी सिविलियंस डर के मारे छिपे हुए हैं। लोगों को रियलाइज होता है कि फर्स्ट पिलर एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा टफ था और उनके पास इनफ फायर पावर नहीं है।
उसी वक्त दूसरे पिलर पर मॉन्स्टर्स का झुंड जमा हो जाता है और चारों तरफ पैनिक फैल जाता है। लोग जख्मियों को तुरंत बाहर निकालने के लिए चिल्लाने लगते हैं। तभी फाइनली मिलिट्री रीइंफोर्समेंट्स वहां पहुंच जाती हैं। चॉय देखता है और इसके बारे में सोचता है। वो चाहता तो खुद ही उन सबका सफाया कर सकता था, लेकिन इससे कुछ सॉल्व नहीं होता। अगर वो पूरा गेम जीतना चाहता है, ना कि सिर्फ ये मिशन जो उसके सामने है, तो इस पूरे शहर को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और उसके लिए उसे सबसे पहले एक अच्छे कमांडर की जरूरत है। वो है जे ह्योंग। उसे किसी ऐसे इंसान की भी जरूरत है जिसके पीछे लोग खड़े हो सकें। एक चैंपियन यूनिट। वो है हिजू। वो अचानक जाग उठती है और अपनी आंखें झपकाती है। मैं जिंदा हूं? वो पूछती है। वो पलटती है और वहां बैठे इंसान से पूछती है कि क्या उसने उसे बचाया। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसके बगल में कोई और नहीं बल्कि वही स्वॉर्ड मास्टर बैठा है। वो हांफने लगती है और चीखती है, लेकिन वो उसे चुप रहने के लिए कहता है। हिजू जल्दी से सॉरी बोलती है, ये कहते हुए कि उसने उसे डरा दिया था। फिर वो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है जब गार्डियन बात करना शुरू करता है। वो कहता है कि उसने उसके वूंड्स ठीक कर दिए हैं, लेकिन अब टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं है, उन्हें शुरुआत करनी होगी। वो उससे कहता है, तुमने एक बार कुछ कहा था, एक ह्यूज लॉस के बाद हमेशा ऐसा ही होता है। एक महान टीचर ढूंढो, कड़ी ट्रेनिंग करो और ज्यादा ताकतवर बनकर वापस आओ। हिजू बस फुली कंफ्यूज्ड होकर उसे देखती रहती है। इस दौरान वो एंटी हिजू मशीन उसे दोबारा ढूंढ लेती है और रॉकेट की स्पीड से उसकी तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो टारगेट लॉक करती है, वो अपना किल सीक्वेंस शुरू कर देती है। ये हिजू पर एक डेडली ब्लास्ट फायर करती है, लेकिन तभी चॉय बीच में आ जाता है। हंसते हुए वो रिवील करता है कि उसने उस इनसेन ब्रेन की हेड का यूज करके मशीन को ट्रिक किया, जो अब एक हीरोइक क्लास आर्टिफैक्ट बन चुका है। क्योंकि मशीन की टारगेटिंग लॉक्ड थी, चॉय उसके अटैक को एक डिफरेंट पाथ पर रीडायरेक्ट कर देता है। एक जबरदस्त धमाका होता है। एक चमकता हुआ ब्लू ब्लास्ट बिल्डिंग को चीरते हुए फर्स्ट पिलर से जा टकराता है, जिसे सिटीजन्स डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए थे। जैसे ही पिलर गिरता है, हर कोई शांत हो जाता है। चॉय इसे देखता रहता है और कामली कहता है कि इतना डैमेज काफी होना चाहिए। फिर वो स्मर्क करता है और उस मशीन को हेल्प के लिए थैंक यू बोलता है। उसने वाकई वहां उन्हें बचा लिया। इस दौरान हिजू उस स्वॉर्ड मास्टर के साथ ट्रेन कर रही है। वो उसे उस पावर को यूज करने के लिए ट्राई करने को कहता है। वो हाँ में सिर हिलाती है, तैयार है। स्वॉर्ड मास्टर अपनी हैट नीचे करता है और चुपके से कहता है कि ये मत भूलना कि सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है। ये पावर असल में उसकी नहीं है, इसलिए ज्यादा लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करना उसी को नुकसान पहुंचाएगा। हद से ज्यादा उधार लेने के बजाय उसे सिर्फ उतना ही यूज करना चाहिए जितना वो कंट्रोल कर सकती है। जैसे ही वो बिना अपनी लिमिट्स ड्रेन की अटैक करती है, स्वॉर्ड मास्टर उसे याद दिलाता है कि ताकत को तुम्हें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें अपनी ताकत को कंट्रोल करना चाहिए। नए जज्बे के साथ हिजू उस गार्डियन की तरफ झपटती है, लेकिन लगातार बार बार स्ट्राइक करने के बाद वो पूरी तरह थककर जमीन पर गिर जाती है। हांफते हुए वो पूछती है कि क्या चॉय ने सच में उसके इस मशीन को हराने पर बेट लगाई है। वो इंसान हाँ कहता है। हिजू उसे घूरती है, क्या ये पॉसिबल भी है? स्वॉर्ड मास्टर कुछ नहीं बोलता। वो आह भरती है और कहती है कि उसका यूं चुप रहना कोई हेल्प नहीं कर रहा है। फिर वो पूछता है कि उसने उसे ट्रेन करने की इजाजत क्यों दी, वो चॉय पर ट्रस्ट क्यों करती है और वो वाकई में और स्ट्रांग क्यों बनना चाहती है। हिजू धीरे से उठती है। सच कहूं तो उसे नहीं पता, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उसे समझ नहीं आती। ये गेम, ये मिशंस, वो इतनी स्मार्ट नहीं है कि बस सोचने भर से सब कुछ समझ जाए। इसलिए उसे सबसे पहले अपनी बॉडी को और स्ट्रांग बनाना होगा। शायद अगर वो आगे बढ़ती रही तो चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। वो बॉडी स्ट्रेच करती है और कहती है कि वो ऐसे ही जीती है। स्वॉर्ड मास्टर स्माइल करता है। उसने सोचा था कि चॉय उसकी हेल्प से अपना मतलब निकाल रहा था, लेकिन वो गलत था। वो अलग है, एक मार्शल आर्टिस्ट जो अपने रास्ते पर चल रही है। वो अपने दांत दिखाते हुए एक वाइड ग्रिन देता है। फिर वो कहता है, अब उसकी ट्रेनिंग को लेकर सीरियस होने का वक्त आ गया है। 3 दिन बाद लोग अभी भी एक साथ छिपे हुए हैं, थके हुए हैं, घायल हैं और पूरी तरह टूट चुके हैं। जो लोग बाहर आ गए थे वो सोच रहे थे कि क्या उन्हें बाहर बचे हुए लोगों की हेल्प करनी चाहिए। एक आदमी कहता है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो अपने पॉइंट्स खो सकते हैं। दूसरा आर्ग्यू करता है कि अगर वो मदद नहीं करते तो वो वैसे भी मिशन फेल कर जाएंगे। तभी एक जोर का धमाका होता है। कोई चीज उस शेल्टर के अंदर घुस आती है। ये वही एंटी हिजू मशीन है जो अभी भी उसका पीछा कर रही थी। ये कमरे को स्कैन करती है और अपना टारगेट ढूंढ लेती है। फिर ये आसपास के सभी लोगों पर अटैक करना शुरू कर देती है। पैनिक फट पड़ता है। लोग उस मशीन से बचने के चक्कर में जमीन पर गिरने लगते हैं। अचानक हर कोई ऊपर देखता है। एंट्रेंस के थ्रू कोई अंदर कूद रहा है। एक औरत आंखें छोटी करके पूछती है, क्या वो कोई एंजल है? नहीं, ये हिजू है और अब वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। सिस्टम अनाउंस करता है कि स्पेशल इवेंट की कंडीशंस पूरी हो चुकी थी। हिजू उस गॉब्लिन स्वॉर्ड मास्टर की अप्रेंटिस बन गई और उसकी मार्शल आर्ट्स को इनहेरिट कर लिया। उसका रिवॉर्ड हीरोइक क्लास या उससे बेहतर गियर था और अब उसने एक हीरोइक आर्मर पहना हुआ है। चॉय पलट कर देखता है और स्वॉर्ड मास्टर से उसके गियर के बारे में पूछता है। वो आदमी बताता है कि ये पहले उसका हुआ करता था। चॉय हाँ में सिर हिलाता है और उसके जीतने के चांसेस पूछता है। स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि चांसेस 50-50 है। वो मशीन उसे काउंटर करने के लिए ही बनाई गई थी, लेकिन हिजू के पास अब नई मार्शल आर्ट्स हैं। वो मशीन फुल स्पीड पर चार्ज करती है, इस कोशिश में कि एक ही हिट में सब खत्म कर दे। स्वॉर्ड मास्टर कहता है कि अगर उसने जो बीज बोया है वो सही वक्त पर खिल गया तो वो चीज अब उसकी दुश्मन नहीं रहेगी। हिजू ने एक नई स्किल गेन कर ली है, अप्रेंटिस ऑफ अ स्वॉर्ड मास्टर, और उसकी क्लोज रेंज वेपन स्किल तेजी से बढ़ रही है। डे 3 मिशन शुरू हुए 15 घंटे और 34 मिनट हो चुके हैं। अभी तक सिर्फ पहला पिलर ही गिरा है। वैन में बैठे सोल्जर्स आग बबूला हो रहे हैं। डे 3 17 घंटे और 21 मिनट बाद दूसरे पिलर का गार्डियन आखिरकार हार जाता है। डे 3 21 घंटे और 1 मिनट बाद एंटी हिजू मशीन डाउन हो जाती है। हर कोई स्टंड है। डे 4 0 घंटे और 3 मिनट बाद हिजू अपने पीछे सिटीजन्स के एक ग्रुप को लीड करते हुए वापस आती है। ज्यादातर लोग फाइट के लिए वापस आ चुके हैं।
डे 4 3 घंटे और 44 मिनट बाद दूसरा पिलर आखिरकार डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर लोगों में फिर से होप जगने लगती है। वो सोचने लगते हैं कि शायद वो सच में चॉय की हेल्प के बिना इस पहले मिशन को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उनकी सोच थी। स्वॉर्ड मास्टर चॉय से कहता है कि अब उसकी अप्रेंटिस के अपना वादा निभाने का वक्त आ गया है। लोग मिलिट्री के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज होना शुरू कर देते हैं। वो वेपन्स और सप्लाईज इकट्ठा करते हैं। किम होंग रेडियो पर जे होंग से बात करता है। मजाक में कहता है कि उसने उस बंदे को स्काउट करने भेजा था और अब वो एक जनरल की तरह एक्ट करता हुआ वापस आया है। फिर वो आ भरता है और उसे जख्मियों को उनके भरोसे छोड़ने और जो जरूरी है वो हैंडल करने के लिए कहता है। वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है। यहां तक कि वो दोबारा रेडियो करता है और कहता है कि अगर जे होंग ने ये कर दिखाया तो वो खुद उसे प्रमोट करेगा। लेकिन जे होंग को इसकी कोई परवाह नहीं है। वो बस घर जाना चाहता है। फिर हिजू चलकर आती है और कहती है कि उन्हें निकलना होगा। वो पूछता है कि क्या वो सच में ठीक रहेगी। वो हाँ में सिर हिलाती है और कहती है कि उसने अपने मास्टर से वादा किया था कि अगली बार जब वो मिलेंगे तो वो दुश्मन होंगे। जे होंग कंफ्यूज्ड होकर पल के झपकाता है और बड़बड़ाता है कि ये अब बिल्कुल एक अलग ही जॉनर की तरह लग रहा है। जे होंग सोचता है कि क्या वो सच में ये जीत सकता है। ये एक लेवल 3 मॉन्स्टर है। यहां तक कि हिजू भी किसी एक को नहीं हरा पाई थी। लोग मरने वाले हैं। चाहे कुछ भी हो जाए उनमें से बहुत से लोग बच नहीं पाएंगे। जे होंग बस यही सोच सकता है कि आखिर चॉय सच में है क्या। तभी जे होंग और हिजू दोनों अचानक ऊपर देखते हैं। आसमान में एक बहुत बड़ा रिफ्ट खुल रहा है। उन्हें नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन चॉय उड़ते हुए सीधा उसी की तरफ जा रहा है। एक जोरदार मूव के साथ चॉय ऊपर उस जायंट सर्कल में एक किक मारता है। एक कान फाड़ देने वाला बूम हवा को हिला देता है। फिर सिस्टम अनाउंस करता है कि डीमन किंग की सील टूट चुकी है और मिशन ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया है। सील बीच से फट जाती है और एंडलेस क्रीचर्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं। एक वार्निंग आती है, न्यू मिशन किल द डीमन किंग। फेल हुए तो गेम खत्म। पूरा शहर पैनिक से फट पड़ता है। लोग चॉय पर चिल्लाते हैं, उसे पागल कहते हैं। जे होंग शॉक से फ्रीज हो जाता है। चॉय आखिर कर क्या रहा है। यहां तक कि स्वॉर्ड मास्टर ने भी नहीं सोचा था कि वो सच में ऐसा करेगा। फिर भी ये इंसान काफी इंटरेस्टिंग साबित हो रहे हैं। वो डीमन किंग की सील की तरफ भागता है, लड़ने के लिए रेडी। वहां पहुंचते ही वो अटैक करता है। बाहर आने वाला हर फॉलन एंजल काट दिया जाता है। वो उन्हें एक के बाद एक गिरा देता है। जे होंग और हिजू बस घूरते रह जाते हैं। स्वॉर्ड मास्टर इसे अपनी अप्रेंटिस के लिए एक गिफ्ट और एक टास्क दोनों बताता है। फिर हिजू को इसे सीरियसली लेने की वार्निंग देता है। फिर वो एक आखिरी वादे के साथ वहां से निकल जाता है। जब किस्मत उन्हें मिलाएगी तब वो फिर मिलेंगे। उसके बाद वो उस फाइट के बीच गायब हो जाता है। द डीमन किंग ऑफ अथॉरिटी उसी वक्त चॉय को एक नया आइटम मिलता है, एंजल्स हेलो, एक लेजेंडरी एक्सेसरी जो डेमोनिक रियल्म्स में अपने वेयर को प्रोटेक्ट करती है। डीमन किंग के सामने खड़े होकर चॉय बड़बड़ाता है, यहां तक आना मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आसान था। फिर वो पूछता है, ओए क्या तुम डीमन किंग ऑफ सॉवरेंटी क्राउन हो। वो क्रीचर खड़ा होता है और गुर्राते हुए कहता है कि उसने ये नाम कभी नहीं सुना। फिर वो पूछता है कि एक इंसान यहाँ कैसे पहुंचा। ये कुंबाबा है, द डीमन किंग ऑफ अथॉरिटी, एक डिफिकल्टी 6 बॉस जिसे अपने नंगे हाथों से चीजों को क्रश करना पसंद है। चॉय थोड़ा ऑफ गार्ड हो जाता है। उसने सोचा था कि डीमन किंग्स एक दूसरे को जानते होंगे। एक सेकंड के लिए अपनी पीठ घुमाते हुए वो बड़बड़ाता है, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। फिर ऐड करता है, इसके लिए सॉरी, तुम्हारा असली अपोनेंट आ रहा है, इसलिए बस थोड़ा वेट करो। डीमन किंग उसकी बात सुनकर स्कॉफ करता है, ह्यूमिलिएटेड फील करता है और चॉय पर अटैक करने के लिए अपना हाथ घुमाता है। चॉय ठीक टाइम पर पीछे हटता है और आंखें फाड़े उसे देखता है। ठीक तभी स्वॉर्ड मास्टर वहां पहुंचता है और कुछ ऐसा देखता है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। डीमन किंग का पहले ही खून बह रहा है और चॉय हर अटैक से बड़ी आसानी से बच निकल रहा है। किंग के हाथ बुरी तरह से फट चुके हैं और मैंगल्ड है। चॉय बस स्माइल करता है और शोल्डर्स श्रग करता है। उसके लिए सॉरी। डीमन किंग को यकीन नहीं होता, एक इंसान ऐसा कैसे कर रहा है। चॉय एक छोटा सा बो करता है, माय बैड, ये बस एक एक्सीडेंट था। डीमन किंग आपे से बाहर हो जाता है, फ्यूरियस है कि चॉय उसका मजाक उड़ा रहा है। अब वो थोड़ा नर्वस भी है। चॉय स्वॉर्ड मास्टर की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या वो स्विच इन करने वाला है, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर शांति से जवाब देता है, वो अब मेरे पीछे नहीं है। उसका टारगेट अब तुम पर लॉक हो चुका है। तभी चॉय को रियलाइज होता है कि सब कुछ बदल चुका है। प्लान बिल्कुल सिंपल था। गॉब्लिन स्वॉर्ड मास्टर अकेले ही डीमन किंग का सामना करता। मार्शल आर्टिस्ट फेट नाम के हिडन इवेंट्स को क्लियर करने का यही एक रास्ता था। इसमें स्वॉर्ड मास्टर को मरना था और डीमन किंग को अपने साथ ले जाना था। अगर ऐसा होता तो रिवॉर्ड पूल एक्सप्लोड हो जाता और हर सिटीजन को ह्यूज पॉइंट बोनसेस मिलते। लेकिन अब वो प्लान फेल हो चुका है। चॉय जमीन पर जोर से क्रैश होता है। उसे नया गियर मिलता है, द हेयर्स बैटल जैकेट, एक लेजेंडरी आर्मर। वो आह भरता है, मैं इसका क्या करूंगा। आखिर में वो वेट करने का डिसाइड करता है, सबको मॉन्स्टर्स हंट करके पॉइंट्स कमाने देता है और लोगों के मरने से पहले मिशन फिनिश करने का फैसला करता है। इस दौरान स्वॉर्ड मास्टर चुपचाप देखता रहता है जब डीमन किंग चॉय को क्रश करने की लगातार कोशिश कर रहा होता है। उनके चारों तरफ विंग्ड मॉन्स्टर्स की लाशों के ढेर लगते जा रहे हैं। मिलिट्री स्क्वाड सिविलियंस को पीछे हटने के लिए चिल्लाते हैं, वो मॉन्स्टर्स को रोक लेंगे। जे होंग पूरी तरह थक चुका है। मॉन्स्टर्स इतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उनकी गिनती बहुत ज्यादा है। लोग तेजी से जख्मी हो रहे हैं और जे होंग बिटरली रियलाइज करता है कि सील तोड़ते ही चॉय पूरे शहर का दुश्मन बन गया था। अगर यहाँ कोई मरा तो सब कुछ बिखर सकता है। हिजू एक शेल्टर की तरफ निकल पड़ती है जहां से बैकअप की कॉल आई थी। आधे रास्ते में वो हवा में उड़ती है और अपने रास्ते में आने वाले हर विंग्ड मॉन्स्टर को जला देती है। वो लोगों पर चिल्लाती है, उन्हें इवैक्यूएट करने के लिए कहती है, लेकिन सिटीजन्स आग बबूला हैं। अगर उस पागल चॉय ने सील नहीं तोड़ी होती तो ये मिशन पहले ही खत्म हो चुका होता। हिजू कुछ नहीं कहती। तभी कोई उसके बगल में चलकर आता है और कहता है,
तो तुम उन्हें ऐसे ही जाने दे रही हो? उसे लगा था कि अपने बॉयफ्रेंड को लोगों द्वारा गालियां पड़ते सुनकर वो भड़क उठेगी, लेकिन शायद वो उसकी सोच से भी ज्यादा कोल्ड है। बोलने वाली खंग जीवू है, लेवल 1 ऑर्डिनरी सिटीजन। अनॉय होकर हीजू पूछती है कि किसने कहा कि चॉय उसका बॉयफ्रेंड है। जीवू बस शोल्डर श्रग करती है, फिर वो उसे अपनी कुकी बैग उछाल कर देती है, उसे बचाने और एस्कॉर्ट करने में हेल्प करने के थैंक्स के रूप में। वो अंदर चेक करती है और वहां सिर्फ आधी कुकी बची हुई थी। अचानक स्वॉर्ड मास्टर चॉय के सामने आता है और उसे पीछे हटने को कहता है। स्मर्क करते हुए वो पूछता है कि क्या चॉय को अब उससे अटैचमेंट हो रहा है। फ्लस्टर होकर चॉय कहता है कि अगर किसी और दुनिया में होते तो शायद वो दोनों साथ में ड्रिंक शेयर करते। फिर स्वॉर्ड मास्टर सीधा वापस बैटल में चला जाता है। चॉय को थोड़ा बुरा लगता है। मार्शल आर्टिस्ट डेस्टिनी को ट्रिगर करने का वक्त पहले ही हाथ से निकल चुका है, और अगर ऐसा ना भी होता तो भी उसे गिल्टी फील होता। फिर सिस्टम अचानक अनाउंस करता है कि गॉब्लिन स्वॉर्ड मास्टर के साथ उसकी फ्रेंडशिप मैक्स लेवल पर पहुंच गई है, जिससे क्रान से एक हिडन एबिलिटी अनलॉक हो जाती है। चॉय कंफ्यूज्ड है, उसे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। अपनी बुक की तरफ देखते हुए वो शॉक में स्माइल करता है कि ये क्या कर सकती है। गॉब्लिन, जो अब बुरी तरह थक चुका है, कहता है कि डीमन किंग उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अब उसके फाइनल मूव को यूज करने का वक्त आ गया है। एक ऐसी टेक्निक जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। ये सब उसके दोस्त और उसकी स्टूडेंट के लिए था, लेकिन चॉय पहले मूव करता है। वो डीमन किंग पर चार्ज करता है और स्वॉर्ड मास्टर के कुछ करने से पहले ही उसे हरा देता है। स्वॉर्ड मास्टर स्टन्ड है, यहां तक कि डीमन किंग को भी यकीन नहीं होता। फिर दुश्मन एक्सप्लोड हो जाता है और सिस्टम डिक्लेयर करता है डीमन किंग डिफीटेड। टॉप कंट्रीब्यूटर चॉय। स्वॉर्ड मास्टर के पास कोई शब्द नहीं बचे हैं, वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा कि क्या हुआ। फिर एक और अलर्ट आता है, हर समन मॉन्स्टर वाइप आउट कर दिया गया है। गॉब्लिन फेड होना शुरू हो जाता है, लेकिन चॉय अपनी बुक पकड़े हुए मुस्कुराता हुआ उसके पास आता है। उसने अभी एक नई एबिलिटी अनलॉक की है। अब वो 4 सॉवरेन मास्टर्स रिक्रूट कर सकता है और इस क्रीचर के साथ एक स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकता है। सिस्टम पूछता है, क्या आप गॉब्लिन स्वॉर्ड मास्टर के साथ स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना चाहते हैं? उस सबके बाद चॉय आसमान से नीचे गिरता है, ये सोचते हुए कि इंसान अब उससे नफरत करते हैं और उसने मॉन्स्टर्स के साथ गठबंधन भी कर लिया है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट के जरिए स्वॉर्ड मास्टर से बन चुका है। चॉय को रियलाइज होता है कि वो एक इंसान होने से और भी दूर होता जा रहा है। एक नया नोटिस अपीयर होता है, सर्वाइविंग सिटीजन्स को रिवॉर्ड्स मिलेंगे। बेस रिवॉर्ड 800 पॉइंट्स है और टॉप रिवॉर्ड चॉय को मिलता है 200,000 पॉइंट्स। ये बात हर किसी को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है। जे ह्योंग एक गहरी सांस लेता है। कांग जीवू दूर से देखती है। आसमान से गिरते हुए चॉय को देखकर वो सोचती है कि क्या वो बंदा एक गोल्डन हीरो है या फटने के लिए तैयार एक टिकिंग बॉम्ब। जे ह्योंग अपने आप में सोचता है कि उसे गेम्स के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन ये एक बेस डिफेंस गेम जैसा लग रहा है जिसमें ह्यूज ट्रूप डिप्लॉयमेंट है। इसलिए वो सोचने लगता है कि क्या कभी किसी मैक्स्ड आउट यूनिट को यहाँ एग्जिस्ट करना भी चाहिए था। क्या सच में कोई डीमन किंग को हराने के लिए इतना स्ट्रांग हो सकता है, या फिर चॉय बस एक ग्लिच है? फिर सिस्टम अचानक रिपोर्ट करता है, एक अबनॉर्मल यूनिट डिटेक्ट हुई है। इसके मैक्स लेवल और मैक्स स्टैट्स हैं। अब एक चॉइस करनी होगी, एलिमिनेट, रीसेट, सब्जुगेट या समन। प्लेयर एलिमिनेट करने की चॉइस सिलेक्ट करता है। कोई चीज चॉय को रुकने पर मजबूर कर देती है। वो सोचता है कि क्या ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है। फिर सिस्टम रिप्लाई करता है, एरर, कमांड एग्जीक्यूट नहीं की जा सकी। चोजन यूनिट का फुल इंस्पेक्शन शुरू हो रहा है। चॉय की प्रोफाइल अपीयर होती है, फिर उसकी यूनिट को हिडन मार्क कर दिया जाता है। दूसरे प्लेयर्स अब उसे नहीं देख सकते। अब से चॉय सिस्टम के लिए इनविजिबल है। प्लेयर अब गेम में लौट सकता है। इस दौरान सिटीजन सेलिब्रेट करते हैं और शॉप में पॉइंट्स खर्च करना शुरू कर देते हैं। एक मैसेंजर रिवॉर्ड एनालिसिस रिजल्ट्स अनाउंस करने के लिए एक मैजिक एक्सेसरी यूज करता है। 7 तरह के डाइस हैं, हर एक में टाइप के हिसाब से अलग अलग नंबर्स हैं, 4, 6, 8, 10, 12, 20 और 100 साइज वाले। ज्यादातर सर्टन क्लासेस से कनेक्ट होते हैं और वो रैंडम आइटम्स, वेपन्स, टूल्स और गियर जनरेट करते हैं। जे ह्योंग को फॉर एग्जांपल एक डेस्टिनी स्पोर्क मिलता है, एक हीरोइक एक्सेसरी जो हमेशा वापस आ जाती है, कभी गुम नहीं होती और साफ रहती है। वो इसे देखता है और बड़बड़ाता है कि हाई ग्रेड गियर हमेशा यूजफुल नहीं होते। इस बीच बाकी सब लोग अपनी मिली हुई चीजों से बहुत थ्रिल्ड हैं। वो ट्रेडिंग, सेलिंग और डील्स करना शुरू कर देते हैं। शहर भी ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग नेक्स्ट मिशन के लिए अटैकर्स रिक्रूट करते हैं, जबकि दूसरे इवैक्यूएशन जोन्स के लिए डिफेंडर्स ढूंढते हैं। जे ह्योंग हीजू से पूछता है कि क्या वो सच में जा रही है। वो हाँ कहती है। हाँ, मिलिट्री मेरे लिए बनी ही नहीं है। अभी भी बहुत से लोग डर के मारे छिपे हुए हैं और वो उनकी मदद करना चाहती है। फिर भी वो कहती है कि वो मिशंस में सपोर्ट करती रहेगी, इसलिए जे ह्योंग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसे जाते हुए देखकर वो सोचता है कि वो धीरे धीरे इस पागल दुनिया के आदी हो रहे हैं। एक दूरी से चॉय शांति से सब देख रहा है। सिटीजन्स ने एक सॉलिड स्टार्ट ले ली है। फ्यूचर मिशंस के लिए उन्हें जिस चैंपियन की जरूरत होगी उसने और मिलिट्री दोनों ने अपना रोल ढूंढ लिया है। अब जो बात मैटर करती है वो ये है कि वो यहाँ से आगे कहाँ जाते हैं। अगर चॉय का प्लान फेल हुआ तो शहर अपने ही लोगों द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। चॉय सोचने के लिए रुकता है, तभी कोई उसके शोल्डर पे टैप करता है। वो मुड़ता है और कांगजी वो को उसे ग्रीट करते हुए देखकर सरप्राइज रह जाता है। वो लेवल 5 की है, एक रेगुलर सिटीजन। चॉय इस बात से स्टन्ड है कि वो न जाने कहां से अचानक टपक पड़ी। जब वो पूछता है कि वो यहाँ कैसे पहुंची तो वो कैजुअली कहती है कि वो बस क्लाइम करके आ गई। वो उसके थोड़ा और करीब आती है और चॉय टेंस हो जाता है। जीवू कहती है कि उसे लगा था कि वो यहाँ अकेला बैठा होगा, लेकिन लगता है उसे पहले से ही इसकी आदत हो चुकी है। चॉय फ्राउन करता है, पूछता है कि इस बात का क्या मतलब है, लेकिन वो कुछ एक्सप्लेन नहीं करती। इसकी बजाय वो कहती है कि आज तो कुछ फिक्स नहीं हो सकता, लेकिन वो बाद में वापस आएगी। चॉय ब्लिंक करता है, पूरी तरह कंफ्यूज्ड। तो फिर वो यहाँ ऊपर उसे ढूंढने आई ही क्यों? जीवू ग्रिन करती है और कहती है कि वो अपनी बुक को घूरकर ये नहीं समझ पाएगा। चॉय जवाब देता है कि थॉट्स डेटा में शो नहीं होते।
जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ती है, जीवू ऐड करती है, दैट्स फाइन, मैं बस तुम्हारा चेहरा देखना चाहती थी। एक ऐसे बेवकूफ का चेहरा जो पूरे शहर पर राज कर सकता था, और फिर भी उसने सबसे मुश्किल रास्ता चुना। फिर वो एक रस्सी के सहारे उस बिल्डिंग से छलांग लगा देती है। चॉय इस पूरी चीज से हिला हुआ वही रह जाता है, और उसका अचानक से जाना सच में उसे झंझोर देता है। फिर एक सिटी वाइड नोटिस पॉपअप होता है। शहर का एक्सपीरियंस लेवल बढ़ गया है। शहर अब लेवल 1 पर है और सिटीजन फीचर्स इंप्रूव होंगे। लोग अब इंटरफेस विंडोज कस्टमाइज कर सकते हैं, फ्रेंड्स को ब्लॉक या ऐड कर सकते हैं, और एक दूसरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ पार्ट्स को फिजिकल अपग्रेड्स भी मिलेंगे। चॉय को रियलाइज होता है कि जब भी सिटीजन्स पॉइंट्स खर्च करते हैं तो शहर का एक्सपीरियंस बढ़ता है। ये बात उसे थोड़ा अनॉय करती है क्योंकि उसके अपने पॉइंट्स इसमें काउंट नहीं होते। फिर उसके दिमाग में एक नया थॉट आता है, जो पॉइंट्स मैं खर्च करता हूं वो आखिर जा कहां रहे हैं। वो गेस करता है कि वो पॉइंट्स शायद बुक के अंदर बैठे डीमन के पास जा रहे हैं। ये सोचकर वो वंडर करता है कि क्या उसे इसे आगे यूज करना भी चाहिए या नहीं। कहीं और जे ह्योंग को एक नया बैज मिलता है। उसे सेकंड लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया है। किम होंग थ्रिल्ड है, लेकिन जे ह्योंग बहुत थका हुआ लग रहा है। दूर से देखते हुए जीवू धीरे से बोलती है कि वो अच्छा कर रहे हैं। फिर भी वो ये सोचे बिना नहीं रह पाती कि उस जैसी कमजोर लड़की इतने डेंजरस शहर में कहां फिट बैठती है। उसी वक्त चॉय शांति से बुक लेकर बैठा हुआ है। फिर एक मैसेज अपीयर होता है। एक नया टर्न शुरू हो गया है। वो गोल्डन गॉड्स हाउस ट्रैप में एंटर कर चुके हैं। शहर पर गोल्डन गॉड ने कब्जा कर लिया है, और अगर उन्होंने टाइम खत्म होने से पहले उसे सेटिस्फाई नहीं किया तो गेम ओवर। उसका ग्रीड लेवल 2 है। यहाँ 4 मैप्स होंगे और मिशन 2 हफ्ते तक चलेगा। जे ह्योंग इसे पढ़ता है। सरप्राइज है कि सिस्टम कितना बदल गया है। इस बार उन्हें समन किए गए मैप्स पर ट्रेजर ढूंढना होगा और उसे वापस लाना होगा। वो जितना ज्यादा वैल्यूएबल होगा, गोल्डन गॉड उतना ही ज्यादा खुश होगा। लेकिन ट्रेजर को सिर्फ शहर के अंदर ही अप्रेस किया जा सकता है। लोग कंफ्यूज्ड हैं। इस बार शहर में कोई मॉन्स्टर्स अपीयर नहीं हो रहे हैं, और उन्हें पहले ये लगता है कि अगर कोई मिशन क्लियर करता है तो हर कोई रिवॉर्ड शेयर करेगा। फिर एक और नोटिस पॉपअप होता है। इस राउंड में कोई शेयर्ड रिवॉर्ड नहीं है। हर इंसान को सिर्फ इस बात पर रिवॉर्ड मिलेगा कि उसने गोल्डन गॉड को कितना सेटिस्फाई किया है। ये बात तुरंत लोगों को अपसेट कर देती है, खासकर उन्हें जिनके पास रियल कॉम्बैट गियर नहीं है। हिजू लोगों का रिएक्शन देखती है। मिशन डिटेल्स बहुत लंबी और मेसी है, इसलिए वो बाकी सब स्किप करती है और सीधा अंदर चली जाती है। उसने अकेले ही पूरा मैप सर्च करने की ठान ली है। किम होंग दूर से देखता है। उनके रिसर्चर की डाइस के साथ इनसेन लेवल की गुड लग रही है, और अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं तो ये मिशन शहर के डेवलपमेंट प्लान का फेज 1 फिनिश कर देगा। जब तक फेज 1 फिनिश नहीं होता, वो द बुक ऑफ क्राउन का यूज करता रहेगा। उसके बाद वो इससे छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढेगा। अचानक बुक से एक सोर्ड बाहर निकलती है और सीधा चॉय की छाती को चीरते हुए निकल जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, और वो वही फ्रीज हो जाता है। उसके हाथ से बुक गिर जाती है और एक सिस्टम मैसेज अपीयर होता है। पिछले मिशन से सॉवरेंटी सैक्रिफाइसेस का नंबर 0 है। चॉय दर्द से बिलबिलाता हुआ अपनी चेस्ट पकड़ लेता है। फिर सिस्टम अनाउंस करता है कि ये डीमन किंग की पनिशमेंट है। डीमन किंग क्राउन उसे कुछ न करने पर स्कोर करता है। जब तक यूजर सॉवरेंटी सैक्रिफाइसेस ऑफर नहीं करता, उसे इंटेंस पेन झेलना पड़ेगा और उसकी एचपी लगातार कम होती रहेगी। अगर उसकी एचपी 0 होने से पहले कोई सैक्रिफाइसेस नहीं किए गए तो वो मर जाएगा और बुक ऑफ क्राउन अपना नया ओनर चुन लेगी। सेक्टर ए द जंगल। एक ग्रुप को कुछ ऐसा मिलता है जो एक अनरजिस्टर्ड डंजन जैसा लगता है। एक बंदा बहुत एक्साइटेड है कि वो इसे अपने लिए रख सकते हैं। दूसरा बंदा इसे मिलिट्री को रिपोर्ट करना चाहता है और दोनों 50 पॉइंट्स लेना चाहता है। पहला बंदा नाक चढ़ाते हुए कहता है, 50 पॉइंट से क्या ही उखाड़ लोगे। उसने ब्लैक फ्लेम ड्रैगन पकड़ा हुआ है, एक वेपन जो मीडियम फायर डैमेज देता है और राइट हैंड में और भी स्ट्रांग हो जाता है। उनकी टीम का नाम कैंग्स एंड रोजेस है। उनका लीडर कैंग डुयप है, लेवल 3। वो 4 लोग हैं और इस नई दुनिया में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर डंजन से एक डार्क फिगर बाहर निकलता है। वो ग्रुप पीछे कूदता है। एक को लगता है कि ये एक गेट कीपर मॉन्स्टर है, और दूसरा कहता है कि अब इसके पैटर्न्स रीड करना आसान हो गया है। वो पहले रेड लीडर्स और गिल्ड मास्टर्स हुआ करते थे, इसलिए ये दुनिया उन्हें एक गेम जैसी लगती थी तब तक, जब तक उन्हें रियलाइज नहीं हुआ कि वो फिगर कोई और नहीं बल्कि चॉय है। वो कैजुअली उन्हें बताता है कि बेहंच बॉस कौन है। फिर वो डंजन की सारी इन्फो और अंदर के दुश्मनों से कैसे डील करना है इसकी लिस्ट बताने लगता है। वो टीम अपने कान बंद करने की कोशिश करती है, इस उम्मीद में कि उन्हें कुछ न सुनना पड़े, लेकिन चॉय फिर भी बोलता ही रहता है। बाद में कांग डुयप फ्रस्ट्रेशन में भड़ास निकालता है। वो मिशन के पहले ही दिन सॉवरेंटी सैक्रिफाइसेस बन गए थे। हर कोई गुस्से में है कि ये कितना अनफेयर है, और उनमें से एक कहता है कि किसी न किसी को चॉय को रोकना ही होगा, लेकिन दूसरा पॉइंट आउट करता है कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते। वो मैक्स लेवल पर है और उसके पास एक मिथिकल वेपन है, इसलिए वो लोग इस मिशन से गिव अप कर देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। अब वो सब सॉवरेंटी सैक्रिफाइस आइसोलेशन जोन में फंसे हुए हैं। अंदर लोग अपनी नोट्स कंपेयर कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चॉय आखिर उन्हें बार बार पकड़ कैसे रहा है। एक जंगल ग्रुप में, दूसरा कैनियन में। वो इस सबसे तंग आ चुके हैं। उनके लिए चॉय एक शैतान जैसा दिखता था। ऐसा इंसान कभी कोई अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। शुरू से वो यही तो चाहता था। उसने लोगों को इतना ज्यादा डरा दिया था कि उन्होंने उस सॉवरेंटी वाले चक्कर से लगभग हार मान ली थी और इसकी बजाय ट्रेजर हंटिंग पर निकल गए थे। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि चॉय का कोई प्रॉफिट हो, इसलिए वो आइसोलेशन जोन में वापस आ गए। वहां पर मौजूद हर कोई डीपली स्ट्रेस्ड आउट था और चॉय के हाथों चेस पीसेस की तरह खेले जाने से थक चुका था। सिस्टम अनाउंस करता है कि रिकॉर्डेड सॉवरेंटी सैक्रिफाइसेस का नंबर 2000 तक पहुंच गया है। डीमन किंग थोड़ा सैटिस्फाई है, इसलिए पनिशमेंट थोड़ी कम कर दी जाती है। चॉय नोटिस करता है कि अब इस दर्द को हैंडल करना थोड़ा आसान है। इनमें से कुछ भी उस आइटम के डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा था। उसने कभी डीमन किंग से ऐसी पनिशमेंट की उम्मीद नहीं की थी, जिसका मतलब है कि ये बुक अपने नेचर का एक हिस्सा छुपाती आ रही है। फिर भी चॉय रिलीव्ड फील करता है। इतना दर्द मैनेजेबल है। ये अभी भी उसकी प्लान्ड रेंज के अंदर ही है। डीमन किंग को शायद लगता हो कि इस पनिशमेंट ने चॉय को कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन असल में गेम तो चॉय ही कंट्रोल कर रहा है।
सेक्टर बी द कैनियंस में एक विंग्ड मॉन्स्टर एम्परर ग्रिफिन के घोंसले के ऊपर चक्कर काट रहा है। वो ग्रिफिन लेवल 3 का है, लेकिन उसे उसी के घोंसले में हराना उस फाइट को और भी ज्यादा डेंजरस बना देता है। ये अचानक सीधा चॉय की तरफ उड़कर आता है। इस दौरान हीजू एक अलग मॉन्स्टर से बैटल कर रही है, एक स्टोन ट्रोल लेवल 2 जो कैनियंस में रहने के हिसाब से अडेप्टेड है। उसे अपने टीचर गॉब्लिन मास्टर स्वॉर्ड्समैन जैक की कही एक बात याद आती है। पावर को कंट्रोल किए जाने के लिए नहीं बनाया गया था। मॉन्स्टर को मारने के बाद वो अपने मास्टर को थैंक यू कहती है। उनकी स्टूडेंट अब और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। फिर वो अचानक अपने बगल में जीवू को देखती है, जो खुशी खुशी एक ट्रेजर चेस्ट खोल रही थी। हीजू कंफ्यूज्ड होकर उसे घूरती है और पूछती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है। जीवू ग्रिन करती है और कहती है कि उसके पास रहने के अपने फायदे हैं। वो ये बात इतने प्राउडली और बिना किसी शर्म के कहती है कि हीजू के पास इसका कोई जवाब ही नहीं होता। फिर जीवू पूछती है कि क्या वो सच में एक ऐसी फ्रैजाइल सिविलियन को इतनी डेंजरस जगह पर अकेला छोड़ देगी। हीजू कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी, लेकिन पहले वो किसी को मैसेज भेजती है कि ट्रेजर कहाँ है। कैनियन के ऊपर एक मॉन्स्टर उन्हें शांति से देख रहा होता है। हीजू पॉइंट आउट करती है कि जीवू का बैग उस हिसाब से काफी छोटा है, जो पूरे दिन से उसके साथ घूम रही है। जीवू श्रग करती है, उसका स्टाइल क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करना है, क्योंकि जब तक ट्रेजर शहर वापस लाकर अप्रेज ना किया जाए तब तक कोई नहीं बता सकता कि वो असल में क्या है। इसलिए वो बस वही उठा रही है जो इंटरेस्टिंग लग रहा है। हीजू पूछती है कि ये किस तरह का स्टैंडर्ड है। जीवू सिंपली जवाब देती है, मेरी आंखें। हीजू खुद पर हंसती है। जीवू अजीब है, लेकिन एक तरह से अमेजिंग भी है। फिर जीवू हीजू के दोस्तों के बारे में पूछती है और हीजू बताती है कि उसने यहाँ आते वक्त रास्ते के सभी मॉन्स्टर्स को हैंडल कर लिया था। जीवू चुप हो जाती है, फिर पूछती है कि क्या उसे सच में समझ नहीं आ रहा। इस मिशन का असली थ्रेट मॉन्स्टर्स नहीं है और ना ही ये कोई शांत ट्रेजर हंट है। ये एक फ्री फॉर ऑल है, क्योंकि कोई शेयर्ड रिवॉर्ड नहीं है, इसलिए बेसिक तौर पर हर इंसान खुद के लिए खेल रहा है। ट्रेजर तब तक किसी का नहीं होता जब तक वो अप्रेज ना हो जाए। तो ऑब्वियसली कुछ लोग सोचेंगे कि मॉन्स्टर्स से लड़ने से ज्यादा आसान दूसरे प्लेयर से लड़ना है। इस दौरान एक मोटेल में पुलिस इकट्ठा हो रही है। एक डिटेक्टिव आता है। लगता है उनके पास एक और स्टोलन ट्रेजर केस आया है। उसका नाम सीओ इनसुक है और उसके पार्टनर का नाम कांग डूशिक है। एक ऑफिसर एक्सप्लेन करता है कि विक्टिम अप्रेजल के दौरान बेहोश हो गया था और जब वो होश में आया तो सारा ट्रेजर गायब था। इनसुक बड़बड़ाता है कि उन्हें वो सीधा गोल्डन गॉड को दे देना चाहिए था। ट्रेजर अप्रेज होने में 1 से 12 घंटे के बीच कुछ भी रैंडम टाइम लग सकता है। ये ऑलमोस्ट ऐसा है जैसे सिस्टम खुद लोगों को इसे चुराने के लिए इनवाइट कर रहा हो। अनॉय होकर डिटेक्टिव पूछता है कि डूशिक ये सब सुनकर इसे लोगों को लूटने की परमिशन की तरह क्यों ट्रीट कर रहा है। डूशिक बस श्रग करता है। ये एक काफी ह्यूमन वे लगता है सोचने का। बाकी ऑफिसर्स इस बात से शॉक्ड हैं कि वो अपने सुपीरियर से कितनी कैजुअली बात करता है। तभी अचानक कोई चिल्लाता है कि ये चॉय है। वो मुड़ते हैं और उसे एक ग्रिफिन पर आते हुए देखते हैं। चॉय के लैंड करने से पहले डिटेक्टिव इनसुक अपना मुंह कवर कर लेता है। उसने फंग बैग ग्लव्स पहने हुए हैं, एक लेजेंडरी आइटम और 3 डिवाइन रेलिक्स में से एक। ये उसे हवा को कंट्रोल करने और विंड के साथ स्ट्राइक करने की पावर देते हैं। इनसुक अटैक करता है और चॉय को जोर से जमीन पर पटक देता है। डूशिक तुरंत ऑफिसर्स को चॉय पर अलर्ट जारी करने और एरिया से सबको क्लियर करने के लिए कहता है। वो इंप्रेस होकर देखता है कि इनसुक बेकार गियर और लोअर लेवल होने के बावजूद चॉय पर सीधा चार्ज कर रहा है। इस तरह के प्रोफेशनल इंस्टिंक्ट की रिस्पेक्ट ना करना मुश्किल है। इनसुक चॉय को घूरता है, फिर वो कुछ अजीब नोटिस करता है। चॉय ना तो डॉज कर रहा है और ना ही वो सरप्राइज लग रहा है। इनसुक डिमांड करता है कि चॉय बताए कि वो क्या प्लान कर रहा है। जल्द ही पूरे शहर में नोटिस फैलने लगते हैं। ये खबर बाहर आती है कि डिटेक्टिव ने चॉय को अरेस्ट कर लिया है। सिटीजन्स एक्साइटमेंट से झूम उठते हैं। लोग अपना गियर लेने के लिए भागते हैं और ट्रेजर हंटिंग शुरू कर देते हैं। वापस सेक्टर ए गॉब्लिन विलेज में एडवेंचरर्स उस जगह पर रेड कर रहे हैं और ट्रेजर के लिए मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं। एक सोल्जर वांग मेनवू लेवल 3 एक हीरोइक ग्रेड एक्स के साथ चार्ज करता है। दूसरा सोल्जर उसके साथ ज्वाइन करता है ली वूजिन, जो एक हीरोइक ग्रेड बो यूज कर रहा है। दोनों मिलकर गॉब्लिन्स को एक के बाद एक काट गिराते हैं। फिर वो आपस में बहस करने लगते हैं। वांग पूछता है कि ली राइफल की जगह बो क्यों लाया, जबकि बो क्लियरली कम एक्यूरेट है। इससे पहले कि आखिरी गॉब्लिन भाग पाए उसके सिर में कोई तीखी चीज लगती है। ये सार्जेंट पार्क सैंगशिक था। वो बड़बड़ाता है कि उन दोनों बेवकूफों को बाद में इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। फिर वो प्लेटून कमांडर को रेडियो करके रिपोर्ट करता है कि एरिया सिक्योर है। वो कमांडर जीगॉन है जो कहता है कि उनकी तरफ भी काम खत्म हो चुका है। इस दौरान एक गॉब्लिन एक स्पेल कास्ट करना शुरू करता है और हंसता है कि उसका भगवान जल्द ही आएगा और कोई भी मौत से नहीं बचेगा। वो जीगॉन को घूरता है और कहता है कि उसका अंत जंगल के पेड़ों की तरह फैल जाएगा, लेकिन एक सोल्जर एक मैजिक क्लास आइटम एक्सप्लोजन रिंग का यूज करके उसकी बात काट देता है। वो सोल्जर किम कांगसू है। गॉब्लिन जहां खड़ा था वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जीगॉन देखता है और कहता है कि किसी पर तब अटैक करना जब वो ट्रांसफॉर्म या समन हो रहा हो चीटिंग लगता है, लेकिन वो सोल्जर्स हैं। ये कोई कार्टून नहीं है। मिलिट्री एक कंपाउंड में घुसती है। वो रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें अपना टारगेट वो 18 मिसिंग सिविलियंस मिल गए हैं। ज्यादातर जख्मी है, इसलिए वो रीइंफोर्समेंट्स बुलाते हैं। वापस मिलिट्री कमांड HQ में किम होंग कहता है कि बैकअप रास्ते में है, साथ ही इंजीनियरिंग यूनिट भी। उनका प्लान गॉब्लिन विलेज को एक फॉरवर्ड बेस में बदलने का है। फिर वो डे ह्योंग को कांटेक्ट करता है, चॉय के अरेस्ट को मेंशन करता है और पूछता है कि क्या उसे कोई आइडिया है कि चॉय आखिर क्या चाहता है। जे ह्योंग कहता है कि चॉय के बारे में सबसे डरावनी चीज इन्फॉर्मेशन से भरी हुई बुक नहीं है। जो चीज उसे डरावना बनाती है वो ये है कि उसे उस बुक का यूज करना कितनी अच्छी तरह से आता है। फिर भी वो असली दुश्मन नहीं है। ग्रिफिन थोड़ी देर इधर उधर घूमता है, फिर पूरी तरह थककर ऑफिसर्स के सामने गिर जाता है। तो अब ऐसा लगता है कि ग्रिफिन भी डिटेक्टिव का हो गया है। चॉय अपना खाना ऐसे खाता है जैसे उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया हो। डूशिक देखता है और मजाक करता है कि इतना स्ट्रांग इंसान भी भूखा हो सकता है।
फिर डिटेक्टिव इनसुक अंदर आता है और पूछता है कि क्या वो लोग कोई फ्रेंडली बातचीत कर रहे हैं। फिर इनसुक स्टेट करता है कि चॉय को चोरी, फ्रॉड और यहां तक कि मर्डर के चार्जेस के तहत एज अ क्रिमिनल प्रोसेस किया जा रहा है। चॉय हाथ उठाता है और कामली कहता है कि वो इन सबको एक्सेप्ट करता है और पूरा ब्लेम खुद पर लेता है। स्माइल करते हुए इनसुक कहता है कि उसने 20 साल इस जॉब में काम किया है और एक झलक ही काफी है ये बताने के लिए कि कोई क्रिमिनल है या नहीं। उसके हिसाब से चॉय कोई बुरा इंसान नहीं लगता। जो हुआ वो एक एक्सीडेंट जैसा लगता है। वो कहता है कि ये किसी गुड समैरिटन केस जैसा होता, बस कोरिया में इसके लिए कोई लॉ नहीं है। अभी भी मुस्कुराते हुए इनसुक कहता है कि वो उस गलत फहमी को क्लियर कर देगा जो लोगों को चॉय के बारे में है। चॉय अपना चम्मच नीचे रखता है और कहता है कि उसने ये सब किसी हेल्प के लिए नहीं किया था। ये बात डिटेक्टिव को कंफ्यूज कर देती है। इससे पहले कि वो और कुछ पूछ पाए, एक सोल्जर अर्जेंट न्यूज लेकर अंदर दौड़ता है। एक हीरोइक क्लास आइटम वाला कोई बाहर रॉबरी और मर्डर कर रहा है। क्योंकि आसपास ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर्स नहीं है, इसलिए टीम उसे ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही। वो जल्दी से एक बस में चढ़ते हैं और सीन की तरफ निकल पड़ते हैं। डूशिक कहता है कि जब कोई रिवॉर्ड नहीं होता तो लोग एक साथ काम नहीं करते। उसकी नजरों में चीजें शुरू से ऐसी ही होनी चाहिए थी, एक बहुत बड़ा मैस जो एक ऐसी नई ऑर्डर को जन्म दे जो सुपर पावर्स वाली दुनिया के लिए सूट करे। इनसुक चिढ़कर कहता है कि उसको नॉर्मल इंसान की तरह सोचने की कोशिश करनी चाहिए। ऊपर से उसे अभी भी इस दूसरी दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ समझ नहीं आया है, लेकिन इनमें से कुछ भी एक सच को नहीं बदलता। वो सब अभी भी इंसान है। एक इंसान मरने वाला है और मदद के लिए चिल्ला रहा है, जबकि अटैकर को इसकी कोई परवाह नहीं है। तभी डिटेक्टिव बीच में आता है और उसके अटैक को ब्लॉक करता है, ये वार्निंग देते हुए कि वो रॉबरी और अटेम्प्टेड मर्डर के जुर्म में अंडर अरेस्ट है। अगर उसने रेजिस्ट किया तो चीजें बहुत बुरी हो जाएंगी। डर के मारे वो आदमी तुरंत सरेंडर कर देता है। इनसुक उसे वापस बस तक एस्कॉर्ट करता है। डूशिक कहता है कि अब लॉ का कोई खास मतलब नहीं रह गया है। सबसे स्मार्ट मूव शहर पर खुद राज करना होगा और चॉय की मदद से ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। डिटेक्टिव जवाब देता है कि यही एग्जैक्ट रीजन है कि वो चॉय को अपने पास क्यों रखना चाहता है, क्योंकि शहर में सबसे डेंजरस इंसान वही है। डूशिक को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो कितना भी घूर ले, वो अभी भी ये नहीं पढ़ पा रहा कि चॉय क्या सोच रहा है। फिर इनसुक को कुछ समझ में आता है। वो कहता है कि वो सब अब से बहुत बिजी होने वाले हैं। चॉय के लॉकअप होने के साथ दूसरों के लिए एक्ट करने का ये परफेक्ट चांस है। डूशिक मानता है कि चॉय का सच्चा गोल डिस्ट्रक्शन है, लेकिन इनसुक इंसिस्ट करता है कि लड़का अच्छा है। डूशिक कहता है लोग हंस नहीं रहे हैं, वो छिप रहे हैं। सेल के अंदर प्रोटैगनिस्ट वहां बैठा पसीना बहा रहा है और कहता है अब ये सब्र की लड़ाई है। फिर सिस्टम बोलता है डीमन किंग अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है और उसको और ज्यादा सैक्रिफाइसेस चाहिए। चॉय एक आइटम का यूज करके अपना एक क्लोन क्रिएट करता है। उसके चारों तरफ धुआं उठता है और जल्द ही उसका डबल उसके सामने खड़ा होता है। इनविजिबिलिटी क्लोक का यूज करके चॉय छिप जाता है और अपने क्लोन को कहता है कि वो अपना बेस्ट दे और बिना पकड़े गए जितनी देर तक चल सके चलाए। एक बार जब रियल चॉय वहां से निकल जाता है तो क्लोन जगह ले लेता है। एक सोल्जर वहां आता है और पूछता है कि चॉय को बाहर आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। क्लोन मुड़ता है, उसे एक कोल्ड लुक देता है जो उस सोल्जर को थोड़ा नर्वस कर देता है। वो ऐड करता है कि रीइंफोर्समेंट्स आ चुके हैं, इसलिए कुछ भी ट्राई करना बेकार होगा। अचानक क्लोन सेल से बाहर निकल आता है। वो कामली कहता है कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बाहर ग्रिफिन अजीब तरह से बिहेव करने लगता है। किसी वजह से वो अचानक उड़ जाता है। हर कोई कंफ्यूज्ड है। इस दौरान रियल चॉय अभी भी इनविजिबल है। वो कहता है कि उसके प्लान का पहला स्टेप पूरा हो गया है। अब स्टेज 2 का वक्त आ गया है। आर्मी को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया है, एक अंदर के काम के लिए और एक बाहर के ऑपरेशंस के लिए। सिटीजन्स भी इन दोनों रोल्स के बीच चूज कर सकते हैं। यहां तक कि जिन लोगों के पास कॉम्बैट स्किल्स नहीं थे उन्हें भी मदद करने के तरीके मिल गए हैं। इसकी वजह से मिशन काफी स्मूथली आगे बढ़ रहा है। पुराने गॉब्लिन विलेज से बनी आउटपोस्ट पर क्वान कहता है कि उन्होंने सिर्फ 2 दिन में इतना बड़ा एरिया क्लियर कर लिया। फिर भी ये काफी आसान होता अगर लोग शुरू से ही एक साथ काम करते। सर्जन को याद आता है जब उसके सुपीरियर ने उसे वार्न किया था कि शहर का माहौल बिगड़ रहा है और ट्रेजर चोरी हो रहा है और लोगों का लालच बढ़ता जा रहा है। जो लोग शहर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इनफ गियर नहीं है। क्वान पूछता है कि क्या आर्मी बीच बचाव करेगी, लेकिन जवाब ना है। ये बहुत रिस्की है। अगर आर्मी पुलिस का काम करना शुरू कर देगी तो सिविलियन सोचेंगे कि चीजें कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। उनका काम सिर्फ तभी मूव करना है जब उन्हें करना पड़े। क्वान चुप हो जाता है और इस बारे में सोचता है। फिर वो कहता है कि दुनिया बदल सकती है, लेकिन लोग कभी सच में नहीं बदलते और ये बात जानना उसे अंदर ही अंदर खा रही है। बाद में कहीं और एक आदमी पर किसी डार्क चीज का असर हो रहा है। एक बैंडेट उसे अलग अलग पॉइजन मिक्सेस टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहा है। जो आइटम इसका कारण बन रहा है वो अबैंडन मैजिक पर्ल है। ये गियर हर बार यूज होने पर इवॉल्व होता है। विक्टिम के चारों तरफ फैला पॉइजन कम होने लगता है। ग्रिन करते हुए अजनबी कहता है कि वो उसे अभी नहीं मारेगा क्योंकि उसे और भी पॉइजन कॉम्बोज टेस्ट करने हैं। सिविलियन रहम की भीख मांगता है, प्रॉमिस करता है कि वो अपने सारे ट्रेजर्स उसे सौंप देगा। एक पागल की तरह अटैकर कहता है कि एक्सपीरियंस ही असली ट्रेजर है। फिर वहां सिर्फ चीखें बाकी रह जाती हैं। बाद में डिटेक्टिव क्राइम सीन पर पहुंचता है। डूशिक रिमार्क करता है कि ये वेपन काफी यूजफुल है। फिर उन दोनों को आगे कुछ नोटिस होता है। बॉडी को घूरते हुए इनसुक कहता है कि किलर ने ट्रेजर को छुआ तक नहीं, इसलिए वो ये नहीं बता सकते कि ये एक इंसान था या पूरा ग्रुप। डूशिक कहता है कि कुछ सच में डेंजरस आ गया है। डीमन किंग चॉय के लॉकअप होने से उसकी जगह किसी और ने ले ली है। डिटेक्टिव खुश है, कहता है कि वो लड़का इविल नहीं है। हालांकि वो मानता है कि ये सारा मैस उसी की वजह से शुरू हुआ, इसलिए बाद में वो प्रोटैगनिस्ट के साथ सीरियस बात करने का प्लान बनाता है। डूशिक पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि प्रोटैगनिस्ट सच बोलेगा। इनसुक कहता है ऐसे टाइम में बिल्कुल नहीं, इसकी बजाय वो कुछ ज्यादा स्मार्ट करेगा। उसके आसपास के लोगों से सवाल पूछेगा। ग्रिफिन पर बैठे हुए चॉय अचानक छींकता है और सोचता है कि क्या उसकी तबीयत खराब होने वाली है।
सिस्टम रिपोर्ट करता है कि गोल्डन गॉड का सेटिस्फैक्शन अभी भी 10 तक नहीं पहुंचा है। ये चॉय को थोड़ा परेशान कर देता है। जैसे ही वो डेजर्ट सेक्टर की तरफ बढ़ता है, वो कहता है कि इसका कोई उपाय नहीं है। उसके आगे एक बहुत बड़ा सैंड टॉर्नेडो है। ग्रिफिन लगातार उड़ने की वजह से पहले ही बुरी तरह थक चुका है। चॉय कहता है कि वो पहुंच गए हैं, इसलिए बर्ड को थोड़ी देर आराम करना चाहिए। सिटीजन्स चाहे कुछ भी कर लें, उसने पहले ही सारे अच्छे ट्रेजर्स निकाल लिए हैं। स्माइल करते हुए चॉय क्रीचर को अच्छे से खाने और मोटा होने के लिए कहता है। किसी तरह वो अपना खुद का एक गोल्डन गॉड बना रहा है। कहीं और 3 कॉर्पोरल्स क्वान को मिशन उन पर छोड़ने को कहते हैं। क्वान उन्हें ड्रामेटिक होना बंद करने को कहता है। वो बस चॉय के बारे में स्टेटमेंट देने जा रहा है। बच्चों की तरह एक्ट करते हुए सोल्जर्स उसे चिल्लाते हुए वापस आते टाइम आइसक्रीम लाने को कहते हैं। जैसे ही सर्जन थोड़ा दूर जाता है, तीनों खुशी से अपनी छुट्टी सेलिब्रेट करने लगते हैं। एक और सर्जन नोटिस करता है कि वो लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, लेकिन कहता है कि ब्रेक लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तीनों इडियट्स उसके आसपास डांस करते हैं और बियर मांगते हैं, जबकि सर्जन सोचता है कि वो सच में उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। फिर अंधेरे से एक हाथ बाहर निकलता है। 4 स्ट्राइक्स प्रोटैगनिस्ट पर लगती हैं और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ता है। जैक कहता है कि काम हो गया। अब जब उसके सारे प्रेशर पॉइंट्स पर हिट हो चुका है, तो दर्द कम हो जाना चाहिए। चॉय गॉब्लिन को धन्यवाद देता है, कहता है कि उसने बहुत मदद की। अभी जैक चॉय के 4 सॉवरेन्स में से एक बन चुका है। उसके पास पूछने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन चीजों को थोड़ा सेटल होने तक वेट करना बेहतर होगा, और अभी के लिए वो इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा। वो सर्जन क्वान जंगल सेक्टर के घरे लूटने के लिए शहर वापस आया है। फिर क्वान के साथ कुछ होता है। वो जल्दी से सोल्जर को कार वापस मोड़ने को कहता है, क्योंकि वो एक एम्बुश के बीच आ गए हैं। अटैकर्स लगातार पोशंस पी रहे हैं ताकि वो बार बार रश कर सके। क्वान को यकीन नहीं होता कि ये लोग मिलिट्री पर अटैक करने जितने पागल हैं। फिर भी अगर वो ज्यादा जोर से फाइट बैक करता है तो केओस फैल जाएगा, क्योंकि वो लोग अभी भी सिविलियंस हैं। इसलिए सर्जन बैकअप आने तक रिट्रीट करने का फैसला करता है। वो अटैकर्स के उन्हें पकड़ने से पहले वहां से तेजी से निकल जाते हैं। शांत रहते हुए क्वान को रियलाइज होता है कि क्राइम की प्रॉब्लम उसकी सोच से भी ज्यादा खराब है। जो लोग ज्यादा स्ट्रांग हैं वो शायद ट्रेजर हंटिंग के लिए बाहर निकल गए हैं, जिससे नॉन कम्बैटेंट्स अकेले शहर में रह गए हैं। इसने क्रिमिनल्स के लिए परफेक्ट मौका बना दिया। अगर कोई ताकतवर बैंडिट आ गया तो पूरा शहर एक रियल डेंजर जोन बन जाएगा। इस दौरान सोल्जर चिल्लाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, और वो बहुत फास्ट है। जब शहर केओस में डूब रहा होता है, चॉय एक लेवल 3 लिजर्ड से लड़ रहा है, और वो अकेला नहीं है। कई और उसे अटैक करने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसे खरोंच तक नहीं मार सकता। एक ही हिट उन मॉन्स्टर्स को वाइप आउट करने के लिए काफी है। चॉय कहता है कि जैक का धन्यवाद, उसका शरीर अब हल्का महसूस हो रहा है। उसके बगल में जैक उसे वार्न करता है कि ज्यादा ताकत न लगाए, और कहता है कि ये जगह डीमन रिल्म जैसी लग रही है। वहां मॉन्स्टर्स स्ट्रांग होते जाते हैं और लड़के का दर्द भी बढ़ जाता है, क्योंकि क्रिस्टीना द डीमन किंग लगातार पनिशमेंट बढ़ा रही है। चॉय कहता है कि वो इसे जल्दी खत्म करना, ट्रेजर उठाना और यहां से निकलना ज्यादा पसंद करेगा। उसका असली गोल गोल्डन गॉड को खुश करना नहीं है। उसका गोल सबसे आसान तरीके से मिशन क्लियर करना है, जिसका मतलब है कि जितना ज्यादा हो सके ट्रेजर इकट्ठा करना और सबसे बड़े रिवॉर्ड्स लेना। प्रोटैगनिस्ट मानता है कि शहर का केओस उसके ट्रेजर इकट्ठा करने के प्लान का ही हिस्सा है। एक पॉइजन मॉन्स्टर उस सोल्जर और क्वान पर अटैक करता है। दोनों में से कोई भी पैनिक नहीं करता। उन्होंने पहले ही रीइंफोर्समेंट्स को बुला लिया था। इससे पहले सर्जन ने एक प्रमोशन रिवॉर्ड जीता था। उसके सुपीरियर ने उसे मिशन के बारे में बताया था और अपने सबऑर्डिनेट्स को आइटम्स भी दिए थे। क्वान ने कुछ खास नहीं कहा, बस इतना बोला कि वो इन सब चीजों के अभी आदी नहीं हुए हैं। वो आइटम हीरोइक क्लास का है और यूजर को टेम्पररी प्रोटेक्शन देता है। ये 3 मीटर की रेंज के साथ एक सेफ जोन क्रिएट करता है जो 3 मिनट तक रहता है। सर्जन सोल्जर को होल्ड करने को कहता है, क्योंकि रश करने पर उन्हें चोट लग सकती है। उनके एक्ट करने से पहले कोई चलती हुई कार पर कूद पड़ता है। वो आदमी तुरंत उनका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। क्वान उसे अपने बॉस को बुलाने के लिए कहता है। उसे उनके चेलों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो आदमी हंसता है और कहता है कि सर्जन लोगों की इंसल्ट करना अच्छे से जानता है। फिर वो खुद की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वो ही लीडर है। उन्हें ऑर्डर देता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो उसकी बात माने। पूरी कार पॉइजन से घिर जाती है। हर चीज पिघलने लगती है। सोल्जर पैनिक करने लगता है, लेकिन क्वान अपने हेलमेट के फायदे से शांत रहता है। उसे रियलाइज होता है कि धुआं करोसिव है और पॉइजन काफी बड़े एरिया में फैल चुका है। अगर ये गलत हो गया तो उनका हाल बाहर के लोगों जैसा ही होगा। अभी के लिए आइटम उन्हें सेफ रखे हुए है। क्वान कहता है कि वो सरेंडर करेगा, लेकिन तभी जब वो आदमी उसकी शर्तें माने। बिना किसी डर के सर्जन उससे कहता है कि वो उसका सबऑर्डिनेट बन सकता है। इस तरीके से वो उसको और ज्यादा एक इंसान बना सकेगा। बैंडिट पूछता है कि क्या क्वान का दिमाग खराब हो गया है। उसके बगल में सोल्जर पैनिक करता है और उसे यकीन नहीं होता कि क्वान ऐसे एक्ट कर रहा है। फिर वो आदमी अपने पीछे कुछ नोटिस करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सर्जन रिवील करता है कि उसका ऑफर सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था, ताकि रीइंफोर्समेंट स्ट्राइक कर सके। अगले ही पल बैंडिट को हवा में उठा लिया जाता है। वो बड़बड़ाता है कि वो खेलते खेलते ज्यादा ही बह गया था। हवा चलने के कारण वो अपने पॉइजन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। उसे नहीं पता कि उस पर किसने अटैक किया, लेकिन वो जानता है कि वो नुकसान में है। फाइट बैक करने की कोशिश में वो पॉइजन का एक गोला बनाता है और उसे अटैकर पर फायर करने के लिए स्लिंग शॉट निकालता है। शॉट तेजी से अपने टारगेट की तरफ उड़ता है। उसके लैंड होने से ठीक पहले सर्जन इन सुक को खींचकर रास्ते से हटा लेता है। पॉइजन की गोली एक फ्लैश ऑफ लाइट की तरह जमीन पर लगती है। उसी वक्त विंड टॉर्नेडो गायब हो जाता है। जहां शॉट गिरा वहां जमीन पिघलने लगती है। डिटेक्टिव अटैक कंटिन्यू रखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन क्वान उसे वार्न करता है कि दुश्मन अकेला नहीं है। इनसुक कहता है कि वो ऐसे भाग नहीं सकते और सर्जन उसे टैक्टिकल रिट्रीट कहने को बोलता है। वो सबसे गलत टाइम पर आर्ग्यू करने लगते हैं।
जब तक वो बहस करते रहते हैं क्रिमिनल निकल भागता है। फिर कुछ एक्सप्लोजन शहर को हिला देते हैं। सड़कों पर कुछ क्रिमिनल्स आउटर एरिया में फंसे होने की कंप्लेंट करते हैं। जल्द ही उन्हें उनकी किस्मत खराब होने का एहसास होता है। वो हीजू के आमने सामने आ गए हैं। दोनों तुरंत भागने की कोशिश करते हैं। हीजू उन्हें रुकने के लिए चिल्लाती है, लेकिन उनमें से एक उस पर एक बॉटल फेंकता है। हीजू को डेंजर समझ नहीं आता, इसलिए एक ओल्ड वुमन उसे करीब ना आने के लिए वार्न करती है। जमीन पर गिरने से पहले लड़की उस बियर बॉटल को पकड़ लेती है। एक क्विक मूव के साथ वो उसे एक्सप्लोड होने से रोक देती है। ओल्ड वुमन चैन की सांस लेती है। हीजू पूछती है कि वो लोग कौन थे। ओल्ड वुमन कहती है कि वो बैंडिट्स हैं, लेकिन उसने उन्हें पहले कभी इतना ऑर्गेनाइज नहीं देखा। वो ऐड करती है कि उनमें से कुछ अपने पास पॉइजन की बॉटल्स रखते हैं और इस वक्त उसका कोई क्योर नहीं है। खुशकिस्मती से हीजू ने इस तबाही को रोक लिया। गहराई में उसे कांग की इंसानों के बारे में कही हुई बात याद आती है। ये हीजू को ट्रेजर हंटिंग एक तरफ रखने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि शहर में कुछ अजीब हो रहा है। कहीं और कोई चॉय के क्लोन पर नजर रख रहा है। लगता है जीवू उस ट्रिक को पहले ही समझ चुकी है। एक कुकी खाते हुए वो सोचती है कि चॉय क्या प्लान कर रहा है। उसके बिना ये शहर जल्द ही अंदर से खुद को तबाह कर देगा। कहीं और जैक वॉर्न करता है कि एक बड़ी बैटल होने वाली है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसने केओस एक्सपेक्ट किया था, बस इतने पागल लोग नहीं। जब वो मॉन्स्टर्स से निपट रहे होते हैं तो गॉब्लिन कहता है कि चॉय आराम से उन लोगों को मार सकता है, लेकिन चॉय मना कर देता है। वो और ज्यादा केओस चाहता है और ये नए लोग चीजों को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। जैक मानता है कि चॉय के दिमाग को पढ़ना मुश्किल है। वो कहता है कि जैक को जल्द ही समझ आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए उन्हें डंजन क्लियर करना है। फिर उनके सामने एक भारी दरवाजा खुलता है। अंदर एक मॉन्स्टर कहता है कि बहुत वक्त हो गया जब कोई इंसान इतनी गहराई तक आया था। ये क्रीचर एक और डीमन किंग है जो अबिस के एज पर रहता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, चॉय पूछता है कि क्या बॉस क्रिस्टीना को जानता है। मॉन्स्टर कहता है कि उसे प्रोटैगनिस्ट का टोन पसंद नहीं आया। मॉन्स्टर रिएक्ट कर पाता इससे पहले चॉय उस पर अटैक करता है, लेकिन एक बैरियर उस हिट को ब्लॉक कर देता है। बॉस उसे बेवकूफ कहता है कि उसे लगा उस अटैक से उसको खरोंच भी आएगी। फिर ये कहते हुए कि उसे उस एटीट्यूड से नफरत है, वो कई बड़े पत्थर फेंकता है। चॉय एकदम से पीछे गिरता है, ये रियलाइज करते हुए कि ये एक मैजिक बैरियर है जो सारे फिजिकल डैमेज कैंसिल कर देता है। ये डीमन किंग एक मेज टाइप है। अगर क्वान अपनी प्लेटून यहाँ लाता तो वो सब सेकंड्स में वाइप आउट हो जाते। जैक और चॉय डीमन किंग के अटैक्स को डॉज करते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ यही दुश्मन नहीं है, कर्स्ड आइटम्स और प्लेग्स भी यहाँ है। एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी निकालते हुए चॉय कहता है कि वो इस चीज को हराएगा और इसका यूज डंजन की डिफिकल्टी चेंज करने के लिए करेगा। मॉन्स्टर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कई बैरियर्स खड़े करता है, लेकिन एक ऐसी एक्स से जो फिजिकल फोर्स को मैजिक में बदल देती है, YUL उसे मार गिराता है और कहता है कि वो इन सभी डेंजरस जोन्स को सिटीजन्स के लिए काफी आसान बनाकर छोड़ेगा। वेस्ट पुलिस स्टेशन के मीटिंग रूम में डिटेक्टिव सीओ इनसुक सबको करंट सिचुएशन बताता है। वो उस पॉइजन बैंडिट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसे सर्पेंट कहते हैं। डूशिक कहता है कि उसे अरेस्ट करना ही बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन उनकी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से वो ये काम अकेले नहीं कर सकते। इसलिए डिटेक्टिव पुलिस, आर्मी और हेल्पफुल सिटीजन्स के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान करता है। हीजू तुरंत इसके लिए मान जाती है। क्वान जानता है कि ये मामला जितना लंबा खिंचेगा चीजें उतनी ही खराब होंगी। अगर वो ये फाइट हारे तो हर कोई मरेगा। क्योंकि हायर अप्स ने इस प्लान को अप्रूव किया है तो उन्हें इसका रिस्क समझ आना चाहिए। इसका मतलब है कि उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो शहर के अंदर ये बैटल जीत सकते हैं। इस दौरान डंजन में डीमन किंग अभी भी मरा नहीं है और कहता है कि उसने काउंटलेस लोगों को दर्द दिया है। एक लंबे समय से कोई भी मॉर्टल उसे घायल नहीं कर पाया था, लेकिन YUL ने ये बड़ी आसानी से कर दिया। प्रोटैगनिस्ट दोबारा पूछता है कि क्या बॉस क्रिस्टीना को जानता है। डीमन किंग पूछता है कि क्या इसका रिलेशन कॉन्वोकेशन से है। MC श्योर नहीं है कि क्या इसका मतलब मिशंस है, और वो क्रीचर एक्सप्लेन करता है कि मॉन्स्टर्स को भी मिशंस मिलते हैं, यूजुअली इंसानों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। शायद कुछ मॉन्स्टर्स को अलग कॉन्वोकेशंस मिलती हों और YUL उसे और बताने के लिए फोर्स करता है, लेकिन डीमन किंग कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जितना ज्यादा रिवील करेगा उस बुक का ओनर मौत के उतने ही करीब चला जाएगा। तभी YUL को रियलाइज होता है कि मॉन्स्टर सच में कुछ जानता है। हंसते हुए क्रीचर कहता है कि प्रोटैगनिस्ट वो तबाही देखने के लिए जिंदा ही नहीं बचेगा जो इस सबसे आने वाली है। YUL एक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसे रोकता है और कहता है कि उन्हें अब निकलना चाहिए। गायब होने से पहले बॉस कहता है कि MC के चेहरे पर वो दर्द और तड़प देखकर बहुत अच्छा लगा। YUL उसे रुकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जमीन बुरी तरह हिलने लगती है। एक लाइटनिंग बोल्ट फट पड़ती है और पूरे एरिया को रोशन कर देती है। डीमन किंग की आवाज गूंजती है, ये कहते हुए कि वो पॉइंट नंबर 8 की उस महातबाही का वेट करेगा जो खुद YUL लाएगा। जैक पूछता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट ठीक है, और प्रोटैगनिस्ट हाँ कहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी इस सिचुएशन और बुक में छिपे सीक्रेट्स के बारे में सोच रहा है। जैक पूछता है कि क्या वो आंसर्स ढूंढना चाहता है, लेकिन MC ना कहता है। ये जानना ही काफी है कि एक डीमन किंग क्रिस्टीना को जानता है। अभी के लिए वो एरिया की डिफिकल्टी एडजस्ट करने पर फोकस करेगा, भले ही इसमें कम से कम 3 दिन लग जाए। जैक श्योर नहीं है कि इंसान इतनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे, इसलिए उसे अपनी अप्रेंटिस और उसके दोस्तों की फिक्र होती है। 3 दिन बाद पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। बहुत सारे लोग जख्मी हैं और उन्हें ट्रीट करने के लिए इनफ मेडिसिन नहीं है। असल में लोग मॉन्स्टर्स से लड़ने से ज्यादा एक दूसरे से लड़कर जख्मी हो रहे हैं। सीओ इनसुक और हीजू अब पॉइजन स्मोक के नीचे फंसे हुए हैं। वो आखिर इससे बाहर कैसे निकलेंगे? कोई क्लियरली उन्हें अपनी होप खोते हुए देखना चाहता था। वो मास्क्ड मैन कहता है कि उनके लेजेंडरी आइटम्स भी उसे हराने के लिए काफी नहीं होंगे। उसकी नजरों में सोल्जर्स कभी इस बैटल में अपना 100% देना ही नहीं चाहते थे। उन्हें सिर्फ आसान रिवॉर्ड्स चाहिए थे। ये सब वो कहता है इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ कोई लीडर नहीं था। इस दुनिया को ह्यूमैनिटी पर राज करने के लिए एक एम्परर की जरूरत थी, और कोई दूसरा उस एब्सोल्यूट रूलर जितना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। तभी लड़की अचानक कहती है कि सबसे स्ट्रांग तो YUL है, लेकिन मास्क्ड मैन क्लेम करता है कि वो इसलिए दूर रहा क्योंकि वो जानता था कि वो जीत नहीं सकता। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी है क्योंकि उसने खासकर YUL के लिए एक सीक्रेट वेपन प्रिपेयर किया था।
फिर अचानक उस आदमी पर गन फायर होती है और वो अनहार्म रहने के लिए अपनी पावर यूज करता है। उसका ब्लड ब्लॉकिंग बैरियर अपने आप काम करता है, जो ये दिखाता है कि जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ रही है विलन नई एबिलिटीज गेन कर रहा है। उसके बाद मास्क्ड मैन अपना काउंटर अटैक लॉन्च करता है। जैसे ही सोल्जर डॉज करता है उसे रियलाइज होता है कि इस आदमी को जल्दी गिराना होगा। मास्क्ड मैन कहता है कि YUL के अनलाइक वो मिशंस क्लियर करने में उनकी हेल्प कर सकता है और पॉइंट्स और आइटम्स शेयर कर सकता है। उन्हें बस उसके ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। उसके दिमाग में डार्क थॉट्स भर जाते हैं जब वो उन्हें इसे एक्सेप्ट करने और उसकी हर एक विश पूरी करने के लिए कहता है। लेकिन डिटेक्टिव पूरी ताकत से अटैक करने से पहले अपने गॉन्टलेट्स को चार्ज करना शुरू करता है और उस सांप से कहता है कि इसकी बजाय जाकर किसी डंजन पर रेड करे। मास्क्ड विलन उस विंड को ब्लॉक कर देता है और कहता है कि वो ऐसे अटैक्स के हिसाब से पहले ही अडैप्ट हो चुका है। लेकिन स्पीयर मेडन और पुलिस ऑफिसर दोनों तब फ्रीज हो जाते हैं जब अंडरग्राउंड से कुछ ऊपर आने लगता है। अचानक बहुत सारे स्लाइम स्नेक जमीन फाड़कर बाहर निकलते हैं और उन्हें पॉइजन के एक बड़े से स्फीयर के अंदर लपेट लेते हैं। खुशकिस्मती से हीजू खुद को और इंस्पेक्टर को बचाने के लिए ठीक टाइम पर एक बैरियर खड़ा कर लेती है। सर्पेंट कहता है कि सीओ और हीजू की पावर्स उसके आगे यूजलेस हैं। फिर वो कहता है कि पॉइजन का असर होने के बाद जिसकी चीख उसे सबसे ज्यादा अम्यूज करेगी वो उसे जिंदा छोड़ देगा। वो सिर्फ एक ही तरह की पेनफुल चीख सुनना चाहता है। और तभी स्नेक्स उस बैरियर को तोड़ देते हैं, इसलिए इंस्पेक्टर सीओ अपनी खुद की बॉडी का यूज करके उन जहरीले बाइट्स को ब्लॉक करता है। ड्रैगन वॉरियर कहती है कि उसका लेवल हाई है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसकी सुनने से मना कर देता है। एक पुलिस ऑफिसर और उससे बड़ा होने के नाते उसे प्रोटेक्ट करना उसका फर्ज है। सर्पेंट कहता है कि ये नजारा उसे अनॉय कर रहा है। वो बस यही बोलने वाला था कि उसे सच में क्या चाहिए। तभी अचानक हवा का एक झोंका उसका सारा पॉइजन उड़ा ले जाता है। ड्रैगन, बेयर और यहां तक कि सर्पेंट भी कंफ्यूज रह जाते हैं। अपनी स्वॉर्ड अंदर रखते हुए जैक कहता है कि उसने अपनी स्टूडेंट से बेटर उम्मीद की थी। वो डिसअपॉइंटेड है कि हीजू इस हफ्ते किसी के खिलाफ इतना स्ट्रगल कर रही है। सीओ और हीजू दोनों ही गॉब्लिन स्वॉर्ड्समैन को देखकर शॉक्ड हैं। सर्पेंट उसे पिछले मिशन में पिलर्स को गार्ड करने वाले मॉन्स्टर्स में से एक के रूप में पहचान लेता है और उसे समझ नहीं आता कि वो गायब क्यों नहीं हुआ। जैक चाहता था कि ये उस यंग लड़की के लिए एक लेसन हो, लेकिन उनके पास टाइम कम पड़ रहा है। फिर सिस्टम में एक इमरजेंसी नोटिस अपीयर होता है। गोल्ड के एक बहुत बड़े ढेर और एक खाली पिक्सल जैसी दिखने वाली चीज के पास एक रंबल उठता है। टॉप स्पॉट के लिए कंपीट करने वाली एक और गोल्डन डेटी को एडोलेसेंस तक पहुंचने के बाद ढूंढ लिया गया है। उसके साथ ही शहर का मिशन चेंज हो जाता है। अब सिटीजन्स चूज कर सकते हैं कि उनका ट्रेजर किस गोल्डन पिक को मिलेगा और जिसके पास सबसे ज्यादा वेल्थ होगी वो जीतेगा। हर कोई आगे पढ़ता है, तभी एक और नोटिस अपीयर होता है जिसमें लिखा था जो विनर को बैक करेंगे उन्हें ग्रेट रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जबकि जो लूजर को चुनेंगे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये देखकर कि डेजर्ट की गोल्डन डेटी के पास शहर वालों से कहीं ज्यादा ट्रेजर है, वो भी सिर्फ एक फॉलोअर के साथ सिटीजन्स YUL को ब्लेम करने लगते हैं। यहां तक कि सर्पेंट के अंडरलिंग्स भी ये कहने लगते हैं कि ये प्रोटैगनिस्ट का काम हो सकता है जो मास्क्ड मैन को ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। आखिरकार पूरे शहर को एक विलन के खिलाफ यूनाइट करना एक पुरानी ट्रिक है। उसने कहा कि एक बेवकूफ जो सिर्फ एक एपिक आइटम के भरोसे है वो कभी वो स्पॉट नहीं ले सकता, और YUL खुद ये कहने के लिए अपने ग्रिफिन पर वहां आ जाता है। सिविलियंस बड़बड़ाने लगे कि MC कभी खुद को सरेंडर नहीं करेगा और सिर्फ उसे देखना ही उसे एक विलन जैसा बना रहा था। एक आदमी वापस शहर भागना चाहता था, लेकिन दूसरे ने आर्ग्यू किया कि सर्पेंट अभी भी यहीं है, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। डीमन लॉर्ड ऑफ ग्रीड के सर्वेंट के कंपेयर में यहां तक कि सर्पेंट भी कांप रहा था, इसलिए मास्क्ड मैन ने तुरंत उस पर अटैक कर दिया। उसने एक मैसिव पॉइजन स्नेक सीधा उसकी तरफ भेज दिया। सीओ और हीजू तब स्टन रह गए जब उस जायंट सर्पेंट ने उनके दोस्त को निगल लिया। सर्पेंट उस बुक वील्डर को उसे मॉक करने के लिए मारने आगे बढ़ा, लेकिन YUL पूरी तरह से काम दिख रहा था, अपने नर्वस ग्रिफिन के अनलाइक। फिर उस बीस्ट ने सर्पेंट के अटैक को अपनी चोंच से पकड़ लिया। मास्क विलन फ्रीज हो गया जब उसने बीस्ट को अपनी पावर को निगलते हुए देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। एम्परर ग्रिफिन वेनम से भरे क्रीचर से सर्वाइव कर चुका था। उसने उस स्पेशल पॉइजन बॉम्ब को भी निगल लिया था जो उसने उसके मास्टर को मारने के लिए बनाया था। एक पल बाद YUL अचानक उसके ठीक पीछे था। सर्पेंट कूद पड़ा जब प्रोटैगनिस्ट ने पीछे से पूछा कि क्या उसे पता है कि उसका पॉइजन काम क्यों नहीं कर रहा। MC ने एक्सप्लेन नहीं किया। उसने उसे खुद इसका पता लगाने को कहा। फिर उसने उस बंदे के फोरहेड पर फ्लिक किया और उसे इनोसेंट लोगों को तंग करना बंद करने को कहा। सीओ और हीजू सिर्फ शॉक में घूरते रह गए। बस वैसे ही सर्पेंट ढेर हो गया। उसके बाद YUL ने डेजर्ट की गोल्डन डेटी पर अपना क्लेम किया और वार्न किया कि जो कोई भी उसके जायंट पिक को ट्रेजर ऑफर करेगा उसे हर मिशन में डीमन लॉर्ड ऑफ ग्रीड अपना टारगेट बनाएगा। एक फेक ईवल ग्रिन के साथ उसने पूरे शहर को चैलेंज किया कि वो मिशन खत्म होने से पहले उसे रोक कर दिखाएं। फिर वो अपने ग्रिफिन पे उड़ गया। हर कोई यही सोचता रह गया कि वो इतना घटिया एक्टर कैसे हो सकता है। यहां तक कि जैक को भी उस वीक परफॉर्मेंस के बाद उसे चीयर अप करना पड़ा। सनसेट तक शहर के पास डेजर्ट में एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो अपीयर हो चुका था। अर्जेंट ट्रेजर हंट मीटिंग में सबने डिस्कस किया कि बुक वील्डर को हराने के लिए एक हफ्ते में इनफ ट्रेजर कैसे इकट्ठा किया जाए। हीजू ने सिटीजन से उनके साथ मिलकर काम करने को कहा। सीओ अग्री कर गया। YUL शहर का सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन उसने कहा कि उनके पास पहले ज्यादा अर्जेंट प्रॉब्लम्स हैं। इंस्पेक्टर ने इसे उसी तरीके से हैंडल करने का सजेशन दिया जैसे वो अपनी पुरानी दुनिया में करते थे। आंसर सिंपल था, कोऑपरेशन। हीजू ने कहा कि टीम वर्क ने हमेशा ह्यूमैनिटी को हर क्राइसिस सर्वाइव करने में हेल्प की है। अभी उन्हें बुक वील्डर को हराना था, आने वाले मिशंस क्लियर करने थे और अर्थ पर वापस जाने का रास्ता ढूंढना था। उसने अपनी स्पीयर रोशन की और सबकी हेल्प मांगी, जिससे क्राउड में जोश भर गया। कहीं और एक ब्लॉन्ड इंसान सलाखों के पीछे बैठा था। उसके हाथ में एक ऑर्ब प्लांट किया गया था और उसका दिमाग गुस्से से भरा था। ट्रैप्ड शहर में फिर से सुबह हुई। सिटी यूनियन ने फर्स्ट मिशन गाइड रेडी कर ली थी। पहले थे लेयर्स, उन हॉस्टाइल मॉन्स्टर्स के घर जो अंडरग्राउंड नहीं रहते थे। उन्हें हैंडल करना ज्यादा आसान था क्योंकि मॉन्स्टर्स को दूर से देखा जा सकता था। उनके पास यूजुअली ज्यादा लूट नहीं होती थी, लेकिन कभी कभी एक रेयर वैल्यूएबल आइटम मिल जाता था। दूसरे नंबर पर थे डंजन्स।
एक डंजन कोई भी ऐसा एरिया था जिसे आप अंदर गए बिना ढूंढ नहीं सकते थे। इन जगहों पर बेस्ट लूट होती थी, लेकिन ये अकेले एंटर करने के लिए बहुत डेंजरस थे। लोगों को कहा गया था कि किसी डंजन में जाने से पहले वो आर्मी या पुलिस से किसी एक्सपीरियंस्ड फाइटर को अपने साथ ले जाए। इस दौरान एक बूढ़ा आदमी ट्रेजर सॉर्ट कर रहा था और लूट को वापस शहर ले जाने में हेल्प कर रहा था। जल्द ही कई लोडेड ट्रक्स शहर की तरफ बढ़ रहे थे, तभी आसमान से फ्लाइंग मॉन्स्टर्स का एक स्वॉर्म नीचे आया। गेट्स तक पहुंचने की कोशिश करते हुए एडवेंचरर्स ने उनसे लड़ाई की। वो लगभग अपने शहर पहुंच चुके थे, जहां और एडवेंचरर्स वेट कर रहे थे। शहर के अंदर से बाकी लोगों ने ट्रक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट ज्वाइन की। तीसरी लोकेशन थी ट्रेजर इवैल्यूएशन सेंटर। अंदर लूट को अप्रेज किया जाता था, जबकि शहर की फोर्सेस एडवेंचरर्स को सेफ रखती थी। एक हंटर को एक एपिक आइटम मिला, आइडल ऑफ द ट्रू गॉड, जो खुद डेटी के रूप में मॉडल था और उसकी वैल्यू 1000 थी। वो ये पाकर बहुत थ्रिल था। उसी वक्त कोई एक बोर्ड पर नंबर्स अपडेट करता जा रहा था। वाईयूएल अभी भी शहर से कहीं ज्यादा अमीर था, यहां तक कि उनके जंगल और कैनियन का ज्यादा हिस्सा क्लियर करने के बाद भी सिर्फ एक रीजन अनएक्सप्लोर्ड बचा था, वो डेजर्ट जहां बुक विल्डर छिपा हुआ था। लोग अब तक उस डेंजरस मिस्ट्री से दूर रहे थे, लेकिन आखिरकार अब उनके पास इसे सर्च करने की ताकत थी। टेबल पर चमकते हुए बाल का एक स्ट्रैंड पड़ा था। सीईओ को अभी पता चला था कि ये उस फेक वाईयूएल से आया था जिसे उन्होंने पकड़ रखा था। उसके पार्टनर ने कहा कि अगर उसने शुरू से ही डेजर्ट डेटी को मेंशन किया होता तो ज्यादातर लोग इससे दूर ही रहते, क्योंकि वो उससे डरते थे। इसलिए बुक विल्डर ने विलन की तरह एक्ट करने का चुना और सबको उस डर से आगे बढ़ने के लिए पुश किया। इसने उस गुस्से में भरे इंस्पेक्टर को टेबल को पीट कर 2 हिस्सों में तोड़ने पर मजबूर कर दिया और उसने ये पूरा आइडिया रिजेक्ट कर दिया। इस हिसाब से मिशन का रिजल्ट मैटर ही नहीं करेगा, क्योंकि उस बेचारे लड़के को हमेशा एक विलन के रूप में याद रखा जाएगा। उसका पार्टनर शांत रहा, इस बात को अपने दिमाग में घुमा रहा था। उसे आखिरकार समझ आना शुरू हो गया था कि वाईयूएल कैसे सोचता था। वाईयूएल सिर्फ इस मिशन को क्लियर करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो गेम के बाकी हिस्से के लिए भी प्लान कर रहा था। वो जानता था कि शहर को एकजुट होना होगा, ग्रो करते रहना होगा और लेवल अप करना होगा। उसके पास शायद उन्हें सिंपल टीम वर्क से आगे बढ़ाकर और सच में वैल्यूएबल लूट हंट करने की तरफ पुश करके ट्रेजर हंट जिताने का प्लान पहले से ही था। जंगल में उन्हें राइटिंग से कवर एक बहुत बड़ा स्टोन टैबलेट मिला। उस ब्लॉन्ड औरत ने इसे ध्यान से स्टडी किया। उसे रियलाइज हुआ कि वो एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकती है और उसने ट्रेजर हंट जीतने का एक नया तरीका ढूंढ लिया था। टोर्नेडो के पास डेजर्ट में एक बहुत बड़ी बैटल चल रही थी। ट्रेजर हंट के फाइनल डे पर डिटेक्टिव सीईओ का सामना वाईयूएल से हुआ, जिसने उसके पंच को ब्लॉक किया, जबकि उसकी गोल्डन डेटी के पास 38,552,895 का ट्रेजर था। लेकिन तभी प्रोटैगनिस्ट अचानक हवा में ब्लास्ट हो गया। सीईओ ने डिक्लेयर किया कि एमसी का लेवल चाहे जो भी हो, वो हमेशा उससे भारी ही रहेगा। हवा में पहुंचते ही उस पर दोनों तरफ से सर्पेंट और ड्रैगन वॉरियर ने अटैक कर दिया, जो शहर की साइड का हिस्सा थे, जिनकी डेटी ने 371,970 ट्रेजर इकट्ठा किया था। फिर भी बुक विल्डर ने अपनी तरफ आने वाले हर स्ट्राइक को बड़ी तेजी से डॉज कर लिया और अब टॉप डेटी की रेस 25 मिनट से भी कम टाइम में खत्म होने वाली थी। वाईयूएल ने पॉइंट आउट किया कि शहर वालों के पास उसे हराने के लिए कितना कम टाइम बचा था। उसने उन्हें शहर की एलाइड फोर्सेस पुकारा और कहा उन्हें इससे बेहतर करना होगा। 4 दिन पहले हिजू को सर्पेंट की रियल आइडेंटिटी पता चली थी। वो फियर्ड विलन असल में कांग संग वू नाम का एक लेवल 24 का टीनेजर था। उस कॉकी लड़के ने हिजू को उसे अकेला छोड़ने को कहा और बोला कि जब उसे उसकी जरूरत होगी तो वो कॉल करेगा, जिसने उसे देख रही हीरो को और भी गुस्सा दिला दिया। लेकिन जैसे ही सर्पेंट एक्ट करने वाला था, कोई चीज उसके पास से तेजी से निकली। हिजू का स्पीयर उस ऑर्ब से भी फास्ट था, जिसने उसे नॉर्मल लोगों से अलग बनाया था। ड्रैगन वॉरियर को यह इंटेल कैंग संगवू की खुद की गैंग से मिली थी, जिन्होंने उसे तुरंत बेच दिया और उसे एक बेकार लीडर जैसा दिखा दिया। फिर भी सर्पेंट ने उन्हें ब्लेम नहीं किया। उसे बिलीव था कि उसके सबक सिखाने के बाद वो गिड़गिड़ाते हुए वापस आएंगे। उस हाई स्कूलर ने कहा कि ये बस ह्यूमन नेचर है, जिस पर हीरो ने उसे एक एजी टीनेजर कह दिया। कैंग संगवू का विशिंग ऑर्ब भी एक एपिक आइटम था और उसने क्लेम किया कि उसके वाईयूएल से हारने का इकलौता रीजन ये था कि उसने अभी तक अपनी फुल पावर रीच नहीं की थी। एक बार जब ये पूरी पावर पर आ जाएगा तो यहां तक कि प्रोटैगनिस्ट भी उसे हरा नहीं पाएगा। हिजू बेचैन हो गई जब सर्पेंट ने कहा कि वो एक दिन शहर पर राज करेगा। उसकी बात में दम था। डेमोनिक बुक का विल्डर ही वही रीजन था जिसकी वजह से वो पहले हारा था। इस बात ने ड्रैगन वॉरियर को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शहर को उस लड़के की पावर पूरी तरह से जगाने से पहले उसके लिए प्रिपेयर होने की जरूरत है। ट्रेजर इवैल्यूएशन सेंटर 4 में 2 हंटर्स एक दूसरे से उनमें से एक के पहली बार किसी डंजन में एंटर करने के बारे में बात कर रहे थे। पास ही एक पुलिस ऑफिसर मैन में तलवार लिए एक हंटर को ढूंढ रहा था। जीवू फ्रस्ट्रेटेड थी। अगर वो अपनी इन्फॉर्मेशन से सच में पैसे कमाना चाहती थी तो उसे कुछ केओस की जरूरत थी। इसलिए उसने मिस जैकपॉट के नाम से सेव्ड किसी को कॉल किया। वो हिजू निकली, जिसने माना कि वो अपने दोस्त को लेकर परेशान थी। जब हिजू फोन पर बात कर रही थी, उस विलन ने चुपचाप अपने पावर हंग्री सर्पेंट ऑर्ब की सेटिंग्स एडजस्ट कर दी। जीवो ने पूछा कि क्या वो किसी ऐसे को जानती है जो इन्फॉर्मेशन खरीदने को तैयार हो, लेकिन इसकी बजाय हिजू ने सभी की पीपल को एक साथ इकट्ठा कर लिया। मीटिंग शुरू होने से पहले हेलमेट वाले आदमी ने पूछा कि वो यंग विलन वहां क्यों है। उसके बगल वाले आदमी ने कहा कि उसने उस लड़के को इन्वाइट किया था क्योंकि वो हाई स्कूलर टैलेंटेड था। ऐसे वक्त में हिजू को उसके गार्ड के रूप में फंसा कर रखना एक वेस्ट था। लेकिन जब इंस्पेक्टर गुस्से में बहस कर रहा था, उसकी टोन तेजी से बदल गई जब लेवल 1 तुलुन ली ने बीच में टोक दिया। उस ब्लॉन्ड लड़की के डेटा के बेस पर एक गोल्डन डेटी को फुल अडल्टहुड पहुंचने से पहले मारा जा सकता था। तो वाईयूएल के रास्ते में होने के बावजूद उनके पास अभी भी जीतने का चांस था, जिसका मतलब था कि उन्हें किसी की हेल्प की जरूरत थी। जैसे उसने प्रिडिक्ट किया था, शहर एक दिन उसके लिए पुकारेगा और उसने टेबल पर बैठे सभी लोगों को एक डील ऑफर की। इस दौरान एमसी और जैक उस बहुत बड़े टोर्नेडो के पास एक छत पर बैठे थे। जैक ने पूछा कि क्या उसके मास्टर को डीमन लॉर्ड ऑफ ग्रीड के लिए और विक्टिम्स चाहिए। उसने ये भी नोटिस किया कि वाईयूएल अभी भी डिमोनिक पनिशमेंट झेल रहा था,
लेकिन उसने कहा कि वो चाहता था कि लोग जितना हो सके ट्रेजर इकट्ठा करें क्योंकि उसने विक्टिम्स को बचाने का रास्ता पहले ही ढूंढ लिया था। इस बार उसका टारगेट वो लोग थे जो डेडली डंजन्स में एंटर करने वाले थे या कर्स्ड आइटम्स उठाने वाले थे। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि उसे इस मिशन के लिए कुछ लोगों को आइसोलेट करना होगा, जिसने जैक को क्यूरियस कर दिया। तभी कोई उनकी तरफ आया। लेफ्टिनेंट इंस्पेक्टर, वो हाई स्कूलर और स्पीयर मेडन से बनी टीम उसके लिए आ रही थी। सोल्जर से भरा एक ट्रक भी आया जो YUL से लड़ने में हेल्प करने के लिए रेडी था। जैक उनसे भिड़ना चाहता था लेकिन MC ने उसे रोक दिया, ये कहते हुए कि अभी उसकी बारी नहीं आई है, पहले उसे अपने सबसे कमजोर सर्वेंट को भेजना चाहिए। मिलिट्री ट्रक्स पर एक बहुत बड़ी परछाई आई। एम्परर ग्रिफिन ने शहर की एलाइड फोर्स पर अटैक कर दिया। सीओ और हीजू शॉक्ड रह गए जब उनके आसपास पॉइजन फैलने लगा। सर्पेंट ने उन्हें निकलने को कहा और उस यंग आदमी ने खुद उनके पहले दुश्मन को डिस्ट्रैक्ट करने का चुना। उस मूव ने उसके दोनों टीममेट्स को सच में इरिटेट कर दिया, इसलिए उन्होंने तुरंत ऊपर से उस बीस्ट पर अटैक किया। उसी वक्त लेफ्टिनेंट ने ट्रूप्स को कवर लेने और गन फायर से हीरोज को सपोर्ट करने के लिए कहा। सोल्जर्स ने तुरंत उसका कमांड फॉलो किया। इस दौरान सर्पेंट छिपा रहा। वो YUL के सर्वेंट से नहीं लड़ना चाहता था क्योंकि ग्रिफिन उसका असली टारगेट नहीं था। वो उन लोगों को धोखा देना चाहता था जिन्होंने उसे डेजर्ट की गोल्डन डेटी को मारने के लिए यूज करने की कोशिश की थी। वो आदमी दूर से देख रहा था। उसे समझ आ गया कि वो उस डील में इंटरेस्टेड नहीं था जो उसने सजेस्ट की थी, इसलिए वो और उसके आदमी आगे बढ़ने लगे। डेजर्ट की गोल्डन डेटी को मारना तो बस एक डिकॉय था। मिशन उस जायंट पिग को मारकर भी पूरा किया जा सकता था, लेकिन वो गोल इनकी पहुंच से बहुत दूर था। उनका असली प्लान डेजर्ट में घुसना और जितना हो सके ट्रेजर लूटना था। इसका मतलब था कि ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स भेजना क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ट्रिप का टाइम था। यही वजह थी कि उन्होंने सर्पेंट को एक डिस्ट्रैक्शन के रूप में यूज किया, उसे डेजर्ट डीटी के साथ बिजी रखा क्योंकि उसे एक वीक हो चुके शहर में छोड़ना बहुत डेंजरस था। फिर कार रुक गई। वो आदमी जो देखा उसे देखकर स्टंट रह गया। डेजर्ट के बीचों बीच उसे और उसके आदमियों को अर्थ का एक बर्बाद हो चुका शहर मिला। सोल्जर्स ने शांति से उस जगह को देखा और उसे रियलाइज हुआ कि इस गेम में सिर्फ उन्हीं का शहर नहीं फंसा हुआ है। फिर भी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका अंदाजा इस तरह सही साबित होगा। वो शहर किसी मॉन्स्टर ने नहीं बल्कि उसके खुद के लोगों ने डिस्ट्रॉय किया था और वो ट्रेजर से भरा हुआ था। लाशों ने 1 साल पहले ही डिकम्पोज होना शुरू कर दिया था, इसलिए सोल्जर ने गेस किया कि उस शहर के पास इस मिशन को क्लियर करने के लिए सालों थे, जबकि उनके पास बहुत कम टाइम था। फिर हैट वाले आदमी ने यह सजेस्ट करके उसे शॉक कर दिया कि दोनों शहर एक ही वक्त पर शुरू हुए थे, लेकिन दोनों के लिए टाइम अलग स्पीड से चल रहा था। वो इसे प्रूव नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर वो सही था तो इस गेम के पीछे बैठे लोग टाइम को भी कंट्रोल कर सकते थे। पंजों ने हवा को चीर दिया। सीईओ का आमना सामना एम्परर ग्रिफिन से हो गया। इंस्पेक्टर ने पंचेस की एक तेज चेन के साथ पलटवार किया जिसने उस बीस्ट को बुरी तरह जख्मी कर दिया। फिर किसी चीज ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जीवू फिसलकर उसकी पीठ पर आ चुकी थी, उसे फिनिश करने के लिए रेडी थी। उसने ग्रिफिन से माफी मांगी। उनके पास जीतने और अपनी पावर से उस बीस्ट को जलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जैक इम्प्रेस था। सीओ और हीजू गेम के सबसे बेस्ट वेपन्स यूज कर रहे थे। उन वेपन्स ने स्टैट्स बूस्ट किए थे और ह्यूज फायर पावर दी थी। यही वजह थी कि वो शुरू से ही अलग नजर आते थे, लेकिन उनके अटैक्स बहुत ज्यादा जगह कवर करते थे, जिससे वो आसपास के एलाइज के लिए डेंजरस बन जाते थे। इसलिए YUL ने उन्हें कंट्रोल सिखाने के लिए एक साथ काम करने पर मजबूर किया था और उन्हें सही से ट्रेन करने के लिए उसे एक एक्सपीरियंस टीम की जरूरत थी जो पहले से ही एकजुट होकर लड़ना जानती हो। ग्रिफिन आखिरकार हार गया था, इसलिए इंस्पेक्टर और ड्रैगन वॉरियर तब शॉक्ड रह गए जब उन्होंने इसे अपने पीछे मूव करते हुए महसूस किया। ये YUL था जो उस क्रीचर को उठाए हुए था और उन्हें फर्स्ट स्टेज क्लियर करने पर प्रेस कर रहा था। सीईओ चाहता था कि ये नाटक अब खत्म हो जाए। उसने कहा कि वो यहाँ उस डेजर्ट पेग को मारने नहीं आया था। प्रोटैगनिस्ट सरप्राइज रह गया जब उस आदमी ने कहा कि वो उसे बचाने आया है। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट मुस्कुरा दिया। फिर MC ने सीईओ को उसे अरेस्ट करने का चैलेंज किया और उड़ गया, सीईओ और हीजू को पीछे छोड़ते हुए। फिर किसी चीज ने उसकी आंख पकड़ ली। हीजू इंस्पेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने कूद पड़ी और जीवू ने एक पावरफुल अटैक को दूर फेंक दिया। वो अपने सभी एलाइज को शील्ड करने में कामयाब रही। जैक ने कहा कि सिर्फ उसकी स्टूडेंट नहीं कभी उसके एक अटैक को पीछे धकेला था। इसने उसे रियलाइज कराया कि उसे अपने अटैक्स को होल्ड बैक करना होगा, वरना वो गलती से उनमें से किसी को मार देगा। लेफ्टिनेंट ने उसे पिछले मिशन के 3 पिलर गार्डियंस में से सबसे स्ट्रॉन्ग के रूप में पहचान लिया। वीक होने के बावजूद उन पिलर्स को गिराने में बहुत सारे लोग और काउंटलेस आवर्स लग गए थे, इसलिए वो ये सोचने पर मजबूर था कि ये छोटा सा ग्रुप गॉब्लिन स्वॉर्ड मास्टर का सामना कैसे करेगा, स्पेशली तब जब सर्पेंट जा चुका है। इस दौरान कैनियन सेक्टर में एम्परर ग्रिफिन के घोंसले पर YUL ने अपने सबसे कमजोर सर्वेंट की तारीफ की और उसे हील होने तक आराम करने को कहा। उसने उस क्रीचर को इस तरह यूज करने के लिए माफी भी मांगी। भले ही वो तेजी से रिकवर हो सकता था, इसकी भरपाई करने के लिए उसने लेजेंडरी वेदर ऑर्ब का यूज किया, एक वन टाइम टूल जो एक छोटे से एरिया में वेदर चेंज कर देता है। उसने मिशन खत्म होने तक ग्रिफिन के घोंसले को गार्ड करने के लिए एक थंडरस्टॉर्म बुला लिया। उसके बाद वो तेजी से वापस निकल गया। रास्ते में उसे इंस्पेक्टर के काइंड वर्ड्स याद आए। उसने उम्मीद की थी कि शहर का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर उसके पीछे आएगा, न कि उसकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। YUL लोगों के एक्शंस तो पढ़ सकता था, लेकिन उनके थॉट्स नहीं। आसमान में धुआं उठ रहा था। गॉब्लिन स्वॉर्ड मास्टर के सामने अब सिर्फ सीईओ और हीजू ही खड़े थे। इंस्पेक्टर को जैक को हराने का कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था, जिसे चोट पहुंचाना नामुमकिन लग रहा था। सीईओ ने मास्टर से उन्हें आगे जाने देने की रिक्वेस्ट की, लेकिन जैक ने कहा कि वो बातों से नहीं, सिर्फ लड़कर ही इसे अचीव कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट जो अभी भी जिंदा था, उसने पीछे हटने का सजेशन दिया। उनके पास अभी भी टाइम था, इसलिए उन्हें स्टेप बैक करके प्लान करना चाहिए, स्पेशली इसलिए क्योंकि गॉब्लिन सिर्फ चैलेंज किए जाने पर ही अटैक करता था। जैक एक रूइंड बिल्डिंग के ऊपर खड़ा था। जब YUL वहां पहुंचा तो स्वॉर्ड मास्टर ने कहा कि क्वान ने बहुत समझदारी से फाइट की थी। इस दौरान एक मिलिट्री टेंट के अंदर वो तीनों अपने दुश्मनों को स्टडी कर रहे थे। एक स्ट्रॉन्ग पार्टी को पावर के साथ साथ ब्रेन्स की भी जरूरत होती है। YUL इस मिशन का यूज करके उन्हें डंजन्स क्लियर करने में और बेहतर बनाना चाहता था।
अलग अलग ग्रुप्स को एक साथ काम करना सिखाना भी इंपॉर्टेंट था, ताकि कोई एक सिंगल फोर्स अकेले उठकर सब कुछ कंट्रोल ना कर सके। रही बात सर्पेंट की, प्रोटैगनिस्ट ने अभी के लिए उस पर नजर रखने का डिसाइड किया। आखिरकार वो अभी भी बस एक लड़का था जो बड़ा हो रहा था। किसी ने कहा कि आगे आने वाले सैंडस्टॉर्म ने सीओ को बेबस बना दिया था। प्लान डेजर्ट की गोल्डन डेटी को मारने का था, जबकि बाकी लोग उसके गार्डियन को डिस्ट्रैक्ट करते और स्टॉर्म के बीच से आगे बढ़ते। इस दौरान शहर में वापस वो यंग आदमी रिजल्ट से सरप्राइज था और उसने इंस्पेक्टर से पूछा कि उसने ये कैसे फिगर आउट किया। इंस्पेक्टर ने कहा, YUL ने कभी भी मिशन के रूल्स को नॉर्मल तरीके से फॉलो नहीं किया। उसने जितना हो सके उतना गेन करने के लिए उन्हें बेंड किया। इसलिए उस आदमी ने खुद से पूछा कि MC उनकी जगह होता तो क्या करता, और इस तरह उसने सीखा कि ट्रेजर को टर्न इन करने से पहले उसकी वैल्यू कैसे बढ़ाई जाती है। अब शहर को डेजर्ट डेटी से ज्यादा वेल्थ इकट्ठा करनी थी, या ये होप करनी थी कि सर्पेंट पहले उसे मार दे, जिसने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि YUL ने आखिर कौन सा रास्ता चुना है। शहर के ट्रेजर्स को अपग्रेड और सॉर्ट करने का काम स्मूथली चल रहा था। एक पुलिस ऑफिसर और एक सोल्जर को टेंशन थी कि डेजर्ट का सैंडस्टॉर्म ट्रक्स को स्लो कर देगा और उनके पास इक्विपमेंट की कमी है, लेकिन इंस्पेक्टर ने जल्दी से उन्हें शांत कर दिया। उसके बाद वो अपने ऑर्डर्स पूरे करने के लिए तेजी से आगे बढ़े। हालांकि दोनों खुद के मुंह से उसे बॉस सुनकर सरप्राइज थे। इंस्पेक्टर सीओ से उसके पार्टनर के बारे में पूछा गया। हीजू ने गेस किया कि अगर सीओ ने उसे सिटीजन्स के चार्ज में छोड़ा है तो उसे स्ट्रांग होना चाहिए, और सीओ इस बात से अग्री कर गया। लेकिन डूशेक अपनी रिसोर्सफुलनेस के लिए ज्यादा जाना जाता था और यही चीज उसे डेंजरस बनाती थी। सीओ ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा होता अगर चीजें इतनी सीरियस न होती। ये ख्याल उसके दिमाग में आया जब उसने एक ही बाइट में अपना खाना निगल लिया, जिसने हीजू को सरप्राइज कर दिया। सर्पेंट अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो बुरी तरह कुचला जा रहा था। उसे पीटकर उस मैसिव सैंडस्टॉर्म ने बहुत दूर फेंक दिया। वो लड़का कंफ्यूज था क्योंकि यूज होने के बाद उसका विशिंग ऑर्ब लेवल अप नहीं हुआ, जबकि उसे होना चाहिए था। YUL अपनी बुक खोले हुए देख रहा था। उसे लगा कि सर्पेंट उस विशिंग ऑर्ब को मास्टर करने का दिया गया मौका बर्बाद कर रहा है। उस लड़के को हर बार किसी स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट से लड़ने की जरूरत थी। इसकी बजाय उसने छिपे हुए सिर्फ वीक मॉन्स्टर्स और इंसानों पर पॉइजन यूज किया था। तो जाहिर है ये एलीट मॉन्स्टर्स पर काम नहीं करता। YUL ने उसे ना बताने का फैसला किया। वो शहर के हीरोज के साथ लड़कर ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकता था। फिर भी वो इमेच्योर सर्पेंट अभी के लिए यूजफुल था। कोई चीज इनक्रेडिबल स्पीड से आगे बढ़ी। ये जैक था जो एक रूफटॉप पर लैंड कर रहा था और उसके नीचे बिल्डिंग एक्सप्लोड हो गई। सोल्जर ने सीओ को गो हेड दिया। डिटेक्टिव ने अपनी पूरी ताकत एक पंच में डाल दी और जब स्वॉर्ड्समैन अंधा हो गया, सोल्जर्स ने फायर ओपन कर दिया। उन्हें कवर के लिए डाइव करना पड़ा क्योंकि एक मिसाइल उस टॉर्नेडो की आंख में जा घुसी। एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। एक सोल्जर ने बहुत जल्दी सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरे ने उसे चुप कराया, ये कहते हुए कि इस तरह की बातें बैड लक लाती हैं। हीजू मलबे में खड़ी थी। उसके मास्टर ने उसे एक शील्ड की तरह यूज किया था और कहा था कि ये अटैक अभी भी उसका बैरियर तोड़ने के लिए काफी नहीं था। लेफ्टिनेंट को रियलाइज हुआ कि उन्हें और पावर की जरूरत है। फिर भी गॉब्लिन इंप्रेस था और उसने उन्हें आगे जाने देने का फैसला किया। उसने कहा कि उन्होंने सीख लिया है कि इस दुनिया में कैसे फाइट करते हैं। जैक ने फिर अपनी स्टूडेंट की तरफ देखा और कहा कि टीम वर्क स्ट्रांग बनने के बहुत सारे तरीकों में से एक है। लेफ्टिनेंट अभी भी अमेज था, ये सोचते हुए कि वो दोनों अपनी ही किसी कहानी में जी रहे थे, जबकि मास्टर ने ऐड किया कि उसने अपनी स्टूडेंट से और उम्मीद की थी। उसके साथ ही शहर की एलाइड फोर्स आगे बढ़ गई। जैक स्माइल करते हुए देखता रहा जब शहर तबाह हो रहा था। इसने ग्लासेस वाले आदमी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि दुश्मन उन्हें ट्रेन कर रहा था या टेस्ट कर रहा था, और यह भी सोचने लगा कि अगर जैक को उनकी परफॉर्मेंस पसंद ना आती तो क्या होता। फिर उसने अपनी ट्रूप्स को अलर्ट रहने को कहा क्योंकि YUL क्लियरली उनका वेट कर रहा था। एलाइड फोर्स ने टॉर्नेडो से गुजरने के तरीकों पर बात की, लेकिन डिटेक्टिव के पास एक आइडिया लग रहा था, इसलिए उसने इसे टेस्ट करने का डिसाइड किया। उस मोमेंट उसने टॉर्नेडो के बीच से एक रास्ता खोलने के लिए खुद को लिमिट तक पुश कर दिया। उसने जो किया उससे हर कोई स्टन रह गया, लेकिन तभी किसी ने पॉइंट आउट किया कि सिर्फ वो गॉन्टलेट्स इस तरह की पावर नहीं दे सकते थे। YUL ने कहा कि इसका मतलब है कि फंग बैग ग्लव्स ने डिटेक्टिव की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया था। हीजू उसे देखकर शॉक्ड थी। फिर वो और डिटेक्टिव अचानक गायब हो गए। ये वही था। हीरोइक टूल फ्री वॉर्प टिकट्स का यूज करते हुए उसने फाइनल एक्ट अनाउंस किया और उन्हें टेलीपोर्ट कर दिया। ये आइटम किसी सिटीजन को वॉर्प करने पर फोर्स कर सकता था, जब तक कि वो इंसान यूजर से ज्यादा स्ट्रांग ना हो। हीजू और सीओ ने अज्यूम किया कि उन्हें फाइट से दूर भेज दिया गया था। तभी अचानक कोई उनके पीछे आया। ये सर्पेंट था जो इंप्रेस था कि वो ग्रिफिन से सर्वाइव कर गए थे। दोनों बिना एक शब्द कहे उस विलन को घूरते रहे, लेकिन सर्पेंट को उनमें कुछ गड़बड़ लगी। सिर्फ एक दिन में ये दोनों बहुत ज्यादा बदल चुके थे। हीजू ने पूछा कि क्या YUL ने उसे भी यहाँ वॉर्प किया है, लेकिन उसने कहा कि वो बस इस जगह पर जागा था जिसने उसे अनश्योर कर दिया। सर्पेंट ने गेस किया कि प्रोटैगनिस्ट ने उन्हें इसलिए दूर भेज दिया क्योंकि उसे डर था कि वो उसके जायंट पिक को मार देंगे। MC ने कहा कि यह बिल्कुल भी रीजन नहीं था। उसने एक्सप्लेन किया कि आखिरी बैटल हमेशा एक स्पेशल जगह पर होनी तय थी। सर्पेंट ने इस रिडिकुलस आइडिया के लिए उसका मजाक उड़ाया, लेकिन YUL उसके स्ट्राइक से बच निकला और कहा कि उसने ये उन लोगों से सीखा है जिन्हें सर्पेंट बुली किया करता था। जब कोई अपने रोल में जितना डीप उतरता है वो उसे उतना ही परफेक्टली प्ले करता है, और उसे ये बात अच्छे से याद थी। यही वजह थी कि वो जानता था कि सर्पेंट एक परफेक्ट विलन है। सोल्जर्स का बाकियों से कांटेक्ट टूट गया था और उनकी एमो खत्म हो रही थी। उन्होंने उस हाई स्कूलर को शहर से बाहर तो निकाल दिया था, लेकिन उन्हें अभी भी नहीं पता था कि क्या सिटीजन्स टाइम पर इनफ पॉइंट्स कमा पाएंगे। इसलिए वो प्लान पर वापस गए और पहले ड्रैगन वॉरियर को ढूंढने का चूज किया। रेस में सिर्फ 2 दिन बचे होने के कारण प्लान चेंज करने का टाइम नहीं था। उन्हें उसी प्लान के साथ स्टिक करना था जो उनके पास था। हीजू और YUL आपस में टकराए, लेकिन वो अभी भी बात करके चीजें सुलझाना चाहती थी। इसकी बजाय प्रोटैगनिस्ट ने वार्न किया कि सर्पेंट का प्राइड उसे किसी भी दूसरे विलन की तरह बर्बाद कर देगा। YUL ने फिर कहा कि वहां मौजूद कोई भी डेटी को एक झटके में मार सकता है क्योंकि उसकी हेल्थ फुल थी, लेकिन डिफेंस 0 था। एक पागल की तरह हंसते हुए उसने कहा कि जो भी उसे पहले हिट करेगा वो आगे जाकर उसके पिक को मार सकता है।
जबकि सर्पेंट अपने रोल में और डीपर डूब गया, सीओ और हीजू इस बात पर अमेज्ड थे कि वो किसी तरह एक और भी बेकार एक्टर बन गया था। फिर भी लड़का मिशन को समझता था, लेकिन सिर्फ एक स्ट्राइक उसकी ब्लड लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए काफी नहीं था। इसलिए उसने YUL पर हर डायरेक्शन से अटैक किया। एक स्विंग के साथ MC ने पॉइजन को दूर फेंक दिया और उस टीम के फोरहेड पर फ्लिक किया। बिल्कुल पहले की तरह सर्पेंट फिर से फोरहेड पर एक और हिट से हार गया। उसके बाद YUL ने सीओ और हीजू से पूछा कि उनका आगे क्या प्लान है। इस पर डिबेट करने जैसा कुछ नहीं था। भले ही वो सर्पेंट के खिलाफ खड़े थे, बेयर और ड्रैगन वॉरियर ने बुक विल्डर का सामना करने का चूज किया। ट्रक पूरी तरह पैक हो चुका था। एक सोल्जर ने कहा कि व्हीकल्स फुल हैं, इसलिए एडवेंचरर्स के लिए कोई जगह नहीं है। उसने उस बूढ़े आदमी को गार्ड्स और नॉन फाइटर्स के साथ घर लौटने को कहा। बाकी लोग बची हुई लूट को पैदल लेकर आएंगे। अगर वो ट्रेजर छोड़ने के बाद बीच रास्ते में मिल गए तो उनका टाइम बच जाएगा। जाने से पहले सोल्जर एक बार पीछे मुड़ा। उसने उस रूइन सिटी को देखा और साइलेंटली वहां मरने वाले लोगों को ऑनर किया। फाइट में वापस YUL ने हीजू की फ्लेम्स को आसानी से डॉज कर लिया। फिर सीओ ने उसे ऑफ गार्ड पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बुक विल्डर एक सेकंड में गायब हो गया। उस एंटी हीरो ने उन्हें याद दिलाया कि वो उनके मॉन्स्टर एलाई से ज्यादा स्ट्रांग था और उन्हें इससे बेहतर करने की जरूरत है। वो अभी भी उन्हें सीरियसली नहीं ले रहा था और उसके एयर शूज उसके मूवमेंट्स को रीड करना मुश्किल बना रहे थे। हीजू गॉब्लिन्स को याद करने की कोशिश कर रही थी, तभी किसी ने उसका ध्यान खींचा। क्वान को उसके ईयरपीस पर जोर से चिल्लाना पड़ा ताकि आवाज उस तक पहुंचे। उसने ये कहते हुए माफी मांगी कि वो बिजी थी, लेकिन लेफ्टिनेंट ने कहा कि इट्स फाइन। उन्होंने उन्हें ढूंढ लिया था। फिर लाइन अचानक कट हो गई क्योंकि कॉल ड्रॉप हो गया था। हिजू ने क्वान को वापस रिंग करने की कोशिश की, लेकिन पहले एक टेक्स्ट पॉपअप हुआ। ये क्वान की तरफ से था, जिसमें उसने लिखा था कि जब वो दोबारा कॉल करे तो वो बस सुने। लेफ्टिनेंट उस बात पर डिस्कस करना चाहता था जो YUL ने गोल्डन डेटी के बारे में कही थी। उसे यकीन था कि वो वर्ड्स ही मिशन को क्लियर करने की चाबी थे। इसका मतलब होगा कि वो सभी ग्रीड लॉर्ड के विक्टिम्स थे, जिसने हीजू को और भी कंफ्यूज कर दिया। क्वान को हालांकि बैटलफील्ड की फुल रिपोर्ट लेने की ज्यादा परवाह थी। उसने हर डिटेल लिख ली। फिर उसने कॉल एंड किया और उसे प्लान बनाते वक्त थोड़ा टाइम खरीदने को कहा। हीजू को पहले ही डाउट था कि वो उसकी स्पीड मैच कर पाएगी, इसलिए उसने ओवरथिंक करना बंद किया और वापस फाइट में कूद गई। तब तक सूरज ढल रहा था। सर्पेंट आखिरकार जाग गया था। अपने सभी एलाइज को नॉकड आउट देखकर उसने उम्मीद के मुताबिक हंसना शुरू कर दिया। फिर वो YUL के पीछे दोबारा गया। YUL ने कहा कि सर्पेंट ने पावर के लिए अपना वेपन छोड़ दिया था और यही था जिसने हैवक को स्ट्रांग बनाया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। लेकिन अगर वो इसे ऐसे ही रेकलेसली यूज करता रहा तो ये उसे करप्ट कर देगा। सर्पेंट ने उस वार्निंग को इग्नोर किया और एंटी हीरो पर चार्ज कर दिया। वॉर्न किए जाने के बावजूद उसे सिर्फ YUL को हराने की परवाह थी। कोई लगातार स्पीयर मेडन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार लेफ्टिनेंट के पास एक प्लान था। रात होने तक शहर की गोल्डन डीएटी ट्रेजर में लगभग 16 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। पैदल डेजर्ट क्रॉस करने वाले लोगों के लिए वापस आने का सफर बहुत ब्रूटल रहा था, लेकिन आखिरकार वो बूढ़ा आदमी उन्हें लेने आ गया। इससे शहर का टोटल 27 मिलियन के करीब पहुंच गया, जिसमें 116,554 लोगों ने हिस्सा लिया था। अब ये ट्रेजर हंट का आखिरी दिन था। डेजर्ट की गोल्डन डीएटी के पास 38,552,895 थे, जो शहर वालों से करीब 1.5 मिलियन ज्यादा था। सर्पेंट अनॉय था और लेवल अप होने का वेट नहीं कर पा रहा था। जब मिशन खत्म होने में सिर्फ 21 मिनट बचे थे, तब सीओ को अचानक एक मैसेज मिला। उसने स्पीयर मेडन को अपनी जगह लेने को कहा। आखिरी मूव शुरू होने ही वाला था। YUL जल्दी से उठते हुए टोर्नेडो से बाहर निकला, लेकिन डिटेक्टिव अभी भी खत्म नहीं हुआ था। बुक विल्डर के लिए उनसे बचना और भी मुश्किल होता जा रहा था। जैसे ही दर्द वापस लौटा, प्रोटैगनिस्ट अपनी पावर पर कंट्रोल खोने लगा। ये देखकर सर्पेंट उसे मारने आगे बढ़ा, लेकिन वो स्टन रह गया जब डिटेक्टिव अचानक बैटलफील्ड से बाहर निकल गया, और तब और भी ज्यादा शॉक्ड हुआ जब सोल्जर ने सिग्नल दिया। वो फ्रीज हो गया जब लंबा चौड़ा सीओ ठीक उसके सामने लैंड हुआ और उसने सोल्जर को पकड़े रहने को कहा। वो लोग निकलने ही वाले थे। कंफ्यूज्ड होकर वो टीनेजर उनके पीछे कूदा और बोट पर स्ट्राइक करने के लिए एक पॉइजन क्लॉ बनाया। सोल्जर जानना चाहता था कि क्या वो YUL से बच निकले हैं, लेकिन सीओ ने उसे रास्ते पर नजर रखने को कहा। उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था, सिर्फ 15 मिनट। MC ने अपनी स्वॉर्ड से टोर्नेडो को चीर दिया। वो उनका पीछा करने ही वाला था, लेकिन रिकवरी पोशंस गटकती हुई हीजू उसे रोकने के लिए पीछे रुक गई। उसने YUL को याद दिलाया कि वही था जिसने उसे फैंग की हिडन पावर के बारे में बताया था। वो सच में प्रोमिनेंस यूज कर सकती थी, लेकिन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंडर। हीजू ने कहा कि अगर फुल हेल्थ का मतलब फुल पावर है, तो उसे बस खुद को उस फैंग से स्टैप करना है। YUL ने उसे रोकने की कोशिश की, वार्न करते हुए कि एक क्रूशियल कंडीशन अभी भी मिसिंग है और ये उसका क्या हाल कर सकती है। लेकिन हीजू वैसे भी खुद को स्टैप करने के लिए तैयार थी। उस पावर को अभी यूज करने से सिर्फ उसकी मौत होगी। उसका स्पीयर एक ऐसा वेपन था जिसमें फायर किंग की पावर थी। एक बार जब सारी कंडीशन मीट हो जाएं, तो ये अपनी एबिलिटीज दे सकता था और सन के ड्रैगन प्रोमिनेंस को समन कर सकता था, लेकिन ये पावर सिर्फ सुबह या सनसेट पर ही यूज की जा सकती थी। YUL जानता था कि हीजू ये पहले से ही समझती है, लेकिन उसने कहा कि ये लेफ्टिनेंट का आइडिया था। उसने कहा था कि प्रोटैगनिस्ट की स्ट्रैटेजी प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे हराया नहीं जा सकता। उसके पास किस तरह की सोल थी, ये गेस करना अभी भी आसान था। इस पर YUL ने अपनी हार मान ली। वो अभी भी उनका पीछा कर सकता था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। उसके गोल्स पहले ही पूरे हो चुके थे। सिर्फ 7 मिनट बचे थे जब वो एनिमी को फेस करने के लिए प्रिपेयर हुए। सीओ ने बोट को एक क्रेजी स्पीड से आगे बढ़ाया ताकि बाकी लोग स्टॉर्म में एंटर कर सकें, लेकिन डिटेक्टिव तब शॉक्ड रह गया जब सर्पेंट वाइल्ड तरह से हंसते हुए पीछे से बर्स्ट आउट हुआ। उसके सांप ने लगभग उन सोल्जर्स पर स्ट्राइक कर ही दिया था जो उसके रास्ते में थे। वो विलन डेजर्ट की गोल्डन डेटी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने उस पिग पर चिल्लाते हुए कहा कि स्ट्रगल करना बंद करे। फिर सर्पेंट ने गोल्डन डेटी को टॉर्नेडो की आंख से बाहर निकाल लिया। वैंग और उसकी स्क्वाड ने अपनी राइफल से फायर ओपन कर दिया। उसी वक्त गियर को अपग्रेड किया जा रहा था।
आर्मर फिट हो चुका था और जायंट पिग को ऑफर किए जाने के लिए रेडी था। 5 मिनट से भी कम टाइम बचा था, इसलिए लेफ्टिनेंट ने एक ग्रेनेड यूज किया जिससे डेजर्ट की गोल्डन डेटी को और डैमेज हुआ। उसी वक्त शहर की गोल्डन डेटी ने उस गूफी दिखने वाली शील्ड को रिजेक्ट कर दिया, जबकि वो बच्चा अभी भी क्राफ्टिंग कर रहा था। आखिरकार वो नया आइटम रेडी था, हालांकि उसे अभी भी लगता था कि ये बुरा दिख रहा है और काफी नहीं है। ये सोच तेजी से बदल गई जब वो ग्लो करने लगा। सिर्फ 1 मिनट और 35 सेकंड बचे थे। वाईयूएल ने फिर अपने दोस्त से एक फेवर मांगा। उसने कहा कि सिटीजन्स जल्द ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और केओस में गिर जाएंगे, क्योंकि यही इंसानी फितरत है। हीजू ये सुनकर स्टंट थी। टाइम लगभग खत्म हो चुका था, हर कोई अपना 100% दे रहा था। तभी अचानक गोल्डन डेटी चेंज होने लगी। सिर्फ 4 सेकंड बचे थे। जीबू लोगों को एडमिरेशन के साथ देख रही थी जब वो लगातार काम कर रहे थे। सिर्फ 2 सेकंड बचे होने पर वो जायंट पिग फटने के लिए तैयार लग रहा था, लेकिन बिल्कुल आखिर में ये अचानक रिलीफ दिखने लगा और मिशन क्लियर हो गया। शहर की गोल्डन डीएटी ने रेस जीत ली थी, जबकि सर्पेंट उसकी लाश पर खड़ा होकर हंस रहा था। उसे लगा कि वो लेवल अप होने वाला है, लेकिन तभी उसे पता चला कि ग्रीड लॉर्ड ने उसके सारे पॉइंट्स चुरा लिए हैं। शहर के बाहर सबको फिर वापस वाप कर लिया गया। सीओ और क्वान ने एक दूसरे को कंग्रेचुलेट किया और कहा कि वो बाद में ड्रिंक्स लेंगे। फिर उन्हें शहर वापस टेलीपोर्ट कर दिया गया। सिटीजन्स के रिवॉर्ड पॉइंट्स डबल हो गए थे। हीजू कंफ्यूज्ड हालत में शहर वापस आई और सोच रही थी कि वाईयूएल कहां चला गया। रही बात टॉप स्कोर्स की, तो जबरिको कांग 33,442 पॉइंट्स के साथ थर्ड आया, ठीक किरू के पीछे जो 45,455 पॉइंट्स पर थी, और फर्स्ट प्लेस पर वांग पाक थे जिनके पॉइंट्स 324,432 थे। सिटीजन्स ने उस बूढ़े आदमी को सेलिब्रेशन में हवा में उछाला, लेकिन उस टॉप स्कोरर ने हम्बली कहा कि किरू और उसका ट्रेजर हॉल इस क्रेडिट को डिजर्व करते हैं। फिर भी उसने अपने खर्चे पर सबको डिनर पर इनवाइट करके सेलिब्रेट किया, जिस पर लोगों ने और भी जोर से चीयर किया। शहर ब्राइट धूप में खुशियां मना रहा था। फिर लेफ्टिनेंट को एक नोटिफिकेशन मिला। इसमें लिखा था कि उसकी पार्टी में हर किसी ने गोल्डन डीटी का आइटम जीता है। 12 फेस डाइस राइवल डीटी को मारने के लिए। उन डाइस ने उन्हें हीरोइक आइटम्स मिलने के चांसेस बढ़ा दिए थे। वैंग को लगा कि रिवॉर्ड्स सच में अच्छे हैं, भले ही लक अभी भी फाइनल रिजल्ट डिसाइड करेगा। गोल्डन पिग ने शहर को एक बोनस भी दिया। अगले मिशन तक हर किसी को 10% ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके बाद वो गोल्डन डेटी खुशी खुशी शहर छोड़कर चली गई। अगले मिशन से पहले अब उनके पास एक दिन का टाइम था और वाईयूएल काफी खुश था कि चीजें कैसे टर्न आउट हुई। उसने अपनी स्ट्रेंथ का सिर्फ 1/10वां हिस्सा बचे होने पर भी ग्रीड लॉर्ड की पनिशमेंट को रोक लिया था। मुश्किल से 1/10 हेल्थ बची होने पर एमसी ने जैक को कहते हुए सुना कि शहर उन्हें अपना दुश्मन मानता है, लेकिन एमसी ने उस बात को वही दबा दिया। स्वर्ड्समैन ने अहंकार में एक आह भरी, जबकि उसके मास्टर ने प्राउडली खुद को समुद्र की सबसे बड़ी तबाही बताया। वाईयूएल खुश था कि सिटीजन्स ने खुद अपने दम पर इस ट्रायल को क्लियर कर लिया। अब शहर की स्पिरिट को तोड़ने के लिए किसी बहुत ही बड़ी चीज की जरूरत होगी। फिर भी जब जैक ने कहा कि उसने उन्हें जीत तक पहुंचाया है, तो उसने नोटिस किया कि उसके मास्टर का दिमाग कहीं और था। शहर के पास अब काफी पॉइंट्स और एक बेहतरीन मोमेंटम था। टर्न्स के बीच के इस ब्रेक के बाद सिटी नंबर 8 और भी हायर राइज करने के लिए सेट था। जल्द ही वहां भीड़ जमा होने लगी। बहुत से सिटीजन्स वांग पाक के लिए काम करने का ऑफर दे रहे थे, लेकिन टॉप स्कोरर मॉडेस्ट रहा और उसने कहा कि असली हीरो हीजू थी और उसकी कंपनी ने सिर्फ उसे बैकअप दिया था। इस बात ने उसे तब और कंफ्यूज कर दिया जब 2 लाल चेहरे वाले आदमियों ने कहा कि वो इस वजह से उसे ज्वाइन करना चाहते हैं। सिटीजन्स के लिए स्पीयर मेडन एक फ्लेम एंजल थी, कोई ऐसी जो ग्रीड लॉर्ड का शिकार बनने के बाद भी उनके लिए लड़ती रही और शहर की सबसे चहीती वॉरियर बन गई। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि वो दोनों ड्रैगन वॉरियर के साथ काम करने के लिए इतने डेस्परेट थे। हीजू बिना कुछ कहे भीड़ को देखती रही। इसने उसे वाईयूएल की कई बातें याद दिला दी। उसने उसे डार्क टाइम आने पर होप की एक किरण बनने को कहा था। सही वक्त पर हीजू शहर के लिए वो होप बन जाएगी। आखिरकार वो उस क्राउड की तरफ बढ़ी। उसने कहा कि वो उतनी स्पेशल नहीं है जितना वो सब उसे बता रहे हैं, लेकिन किरू ने उन सबसे एक गिल्ड क्रिएट करके उसके साथ लड़ने का आह्वान किया। मिडिल एजेस में गिल्ड्स यूरोप में मर्चेंट्स या क्राफ्ट्समैन के ग्रुप्स हुआ करते थे, लेकिन गेम्स में एक गिल्ड वही लोग बनाते हैं जो सेम गोल चेस कर रहे हों। इसने डिटेक्टिव को उन्हें सोशल क्लब से कंपेयर करने पर मजबूर किया। डूशिक एग्री कर गया और ऐड किया कि गिल्ड्स कई फॉर्म्स में आते हैं। तो सीईओ ने पूछा कि क्या सिस्टम में गिल्ड फीचर था। ये तो शुरू से ही वहां था, किसी ने अभी तक बनाया नहीं था क्योंकि इसकी कॉस्ट 100,000 पॉइंट्स थी। फिर भी कुछ छोटे अनरजिस्टर्ड गिल्ड्स के साथ साथ 3 ऑफिशियल गिल्ड्स बनाए गए। पहली और सबसे पॉपुलर गिल्ड का फोकस मिशंस और शहर को प्रोटेक्ट करने पर था। ये डिलांग्स गिल्ड थी जिसे हीजू लीड कर रही थी और वांग पाक उसके डेप्यूटी थे। शुरू में वो इसका नाम हीजू के नाम पर रखना चाहते थे, लेकिन वो इतना शर्मा गई कि उन्होंने इसकी जगह उसके फेवरेट फ्लावर का नाम यूज किया। क्योंकि डिटेक्टिव सीईओ फ्लेम एंजल पर ट्रस्ट करता था, इसलिए उसे लगा कि उसका ग्रुप कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करेगा। दूसरी गिल्ड कर्नल की लीडरशिप और लेफ्टिनेंट की फील्ड स्किल्स के अराउंड बनाई गई थी। वो गिल्ड सिटी नंबर 8 की आर्म्ड फोर्सेस थी। सीईओ दोनों इंसानों की रिस्पेक्ट करता था और उनकी गिल्ड से अच्छी चीजों की उम्मीद करता था। रही बात तीसरी गिल्ड की, तो वो सर्पेंट गिल्ड के बारे में सुनकर स्टन रह गया, जिसे किंगडम गिल्ड भी कहा जाता है। अपनी हार के बाद भी सर्पेंट ने अपने विशिंग ऑर्ब का यूज करके हर तरह के लोगों को, स्पेशली ग्रीडी क्रिमिनल्स को अपनी गिल्ड में अट्रैक्ट कर लिया था। उनका गोल सिंपल था, शहर के सबसे बड़े दुश्मन को मारना और कंट्रोल लेना। डूशिक ने कहा कि उन्हें उस एरोगेंट सर्पेंट को हराने के लिए और पावर की जरूरत है, जो तब तक छिपा रहेगा जब तक वो बुक व्हील्डर को मार नहीं देते। पुलिस अभी भी अपनी खुद की गिल्ड नहीं बना पा रही थी, क्योंकि वो क्रिमिनल्स को पकड़ने और शहर को गार्ड करने में बहुत ज्यादा बिजी थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पुलिस अपना सारा इन्फ्लुएंस खो देगी।